लोकेश सर। हो गया। हाँ बुंदेला सर, स्टार्ट करिए। बुंदेला सर। ठीक। आवाज नहीं आ रही है बुंदेला सर। अब आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हेलो सर, अब आ रही है? आ रही है सर, हाँ, आ रही है। रिस्पेक्टेड एचओडी सर। हाँ, रिस्पेक्टेड एचओडी सर, सुधा मैम, अनामिका मैम, पुनीत सर, नीरज सर, और मेरे कॉलेज के सभी साथी मेंबर का मैं इस वेबिनार में स्वागत। सर डिस्कनेक्ट हो। सर, you are not audible, sir. सर मेरी आवाज आ रही है? तारिक सर? हाँ सर, आ रही है, बोलिए। आ रही है। मैं इस सेमिनार में उपस्थित लोग स्वागत करता हूं। का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने की ग्रेट अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। वेबिनार में हमारे स्पीकर है श्री माहेश्वरी। मेरे ख्याल से आप सभी इनसे परिचित हैं। पुनीत सर ने अपना बी 2006 में श्री इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया। उसके बाद एमटेक 2017 में कंप्लीट किया गार्गी इंस्टीट्यूट से। of navigator technology which was established in 2010. 2016 से काम है। मैं दुबे सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सॉरी, मैं इस वेबिनार सिमुलेशन टॉपिक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैं जो मेरे ख्याल से एवरीवेयर हर जगह उपयोग करते हैं, चाहे रिसर्च में लें, डिप्लोमा में लें, इंजीनियरिंग में लें, एमटेक में लें। और ये सॉफ्टवेयर ने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या एमटेक इन सबको आसान बना दी है। मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैंने पहले सॉफ्टवेयर पे काम करना सीखा, उसके बाद हार्डवेयर पे काम किया तो मुझे इम्प्लीमेंट हो गई। अब मैं दूसरे से रिक्वेस्ट करूँगा इस व्हाट्सएप और वेबिनार के बारे में कुछ वर्ड्स। ओवर टू दुबे सर। हेलो, थैंक यू सर। यहाँ पे हमारे बीच में नीरज सर एसपी पॉलिटेक्निक से जुड़े हैं, अनामिका मैडम एसपी पॉलिटेक्निक से जुड़ी हैं, हमारे कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स, हमारे कॉलेज अपने डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, आप सभी का यहाँ पे बहुत स्वागत है। इस कोविड-19 के इस पैंडेमिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज हो रही है कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के चक्कर में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग इवन पढ़ाई में या लैब में भी हमको बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम काम कर रहे हैं कहीं पे भी तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। उसी के सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए एक ऐसी चीज है जो सिमुलेशन है, जिसमें हम अपने लैब से रिलेटेड जो भी काम है वो अपने घर पे कंप्यूटर पर बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली जो हमारा आज का वेबिनार है उसको इसी को ध्यान में रखते हुए हमने रखा है, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे भी जाते हैं या घर पे भी हैं तो इस चीज को सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से वो अपनी जो भी सर्किट्स है या जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं वो
प्रैक्टिकल या आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें वो कर पाएंगे। तो ये मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग को ये फायदा हो, इसलिए हमने आज ये जो वेबिनार को जो अनूप सर ने कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे टॉपिक को उठाया, और पुनीत सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। ओवर टू पुनीत सर। थैंक यू। Thank you, Sudhir sir. Budhe sir, thank you. Good afternoon, everybody. Good afternoon. मेरे बारे में वैसे तो शायद मीटिंग में जितने लोग इन्वॉल्व हैं ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, फिर भी मैं जैसा बंदरा सर ने इंट्रोड्यूस किया है उसको कंटिन्यू करते हुए अपने बारे में बता देता हूँ शॉर्ट में। मेरा नाम पुनीत महेश्वरी है और मैं नेविगेटर टेक्नोलॉजीज को बिलोंग करता हूँ। नेविगेटर टेक्नोलॉजीज एक ऐसी फर्म है जो कि कई तरह के रेगुलर और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स में जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से संबंधित हैं उनको बनाने में, डेवलप करने में, डिजाइन करने में, असेंबलिंग करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में एंगेज्ड है। ये काम हम लोग सन 2010 से कर रहे हैं। सन 2010 में हमने नेविगेटर टेक्नोलॉजीज को एस्टैब्लिश किया और तब से अभी तक हम लोगों ने 50 से भी अधिक रेगुलर प्रोडक्ट्स और अराउंड 100 and 150 कस्टमाइज प्रोडक्ट्स अलग अलग हमारे कस्टमर्स क्लाइंट्स के लिए बनाए हैं। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सन 2006 से लेकर के अभी तक का, इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं अपने जो मेरा जो वर्कआउट रहा है इसको मैं आपके साथ शेयर करके आज का जो टॉपिक है उसको कोरिलेट करना चाह रहा हूँ। जैसा हमारा आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इन डिप्लोमा प्रोग्राम। तो ना सिर्फ डिप्लोमा प्रोग्राम, अगर सभी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस में सिमुलेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सिमुलेशन एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो कि डिजाइनिंग के साथ एसोसिएटेड है। बेसिकली डिजाइनिंग, या हम अगर अपनी इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में बात करें तो इंजीनियरिंग ब्रांच में बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली जैसे आप मेरे स्लाइड पे यहाँ पे मेरे फ्रंट पेज पे देख पा रहे होंगे, हमने 3 वर्ड्स लिए हुए हैं जो कि हमारी टैगलाइन भी है नेविगेटर की, नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बेसिकली बिलोंग करते हैं इंजीनियरिंग से, क्योंकि आप बीइंग एन इंजीनियर कोई नई चीज के ऊपर काम करते हैं, किसी चीज का सृजन करते हैं, कुछ बनाते हैं या एग्जिस्टिंग मशीनरीज के ऊपर काम करते हैं, तो उसको करने के लिए आपको इन 3 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है या इन 3 टर्मिनोलॉजी की आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट लेनी होती है। दैट इज नॉलेज, जो कि आपको बुक्स से मिलता है, या आज के अगर हम परिवेश में बात करें तो इंटरनेट से ही मिलता है, या हमारे टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स से मिलता है। वो नॉलेज को हम कलेक्ट करके उसे अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ में कहीं पे इम्प्लीमेंट करते हैं और चीजें बनाते हैं, या एग्जिस्टिंग चीजों के साथ में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, जिससे कि ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ आसान होती है, ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ को इजीनेस ऑफ लिविंग मिलती है, बल्कि कई सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कई तरह की चीजें देख रहे हैं जो इंजीनियरिंग का प्रभाव से बाहर आई है, या हम बात करें तो इंजीनियरिंग के कारण उत्पन्न हुई है। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनमें जो डिजाइनिंग के कंसेप्ट यूज होते हैं, डिजाइनिंग के कंसेप्ट या इसके पूरे फ्लो को एक सिस्टमाइज वे में मैं अपनी स्लाइड्स में आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग का एक फेज कंप्लीट होता है। तो उस फेज कंप्लीशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बनाए हुए डिजाइन को टेस्ट करना, वेरीफाई करना। तो वो डिजाइन वेरिफिकेशन के कई तरह के मेथोडोलॉजीज हैं, कई तरह के मेथड्स हैं। उन मेथड्स में से एक सिमुलेशन भी है। तो सिमुलेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन मैं आपको आगे दूंगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ आउट करूंगा कि प्रोडक्ट्स कैसे डिजाइन हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं जिनमें हम लोगों ने सिमुलेशन का यूटिलाइजेशन किया है, या कैसे उस प्रोडक्ट के एंड फेज तक हम लोग पहुंचे हैं। सिमुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजाइनिंग स्टेप का, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को या कोई डेवलपमेंट को एफिशिएंटली करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस आए, वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में फास्टली पहुंचे, तुरंत पहुंचे, जल्दी से जल्दी पहुंचे, ताकि उसकी प्राइसिंग को हम कॉम्पिटिटिव बना सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके प्रोडक्ट को वल्नरेबल होना, करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से, करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे केसेस के लिए आपके प्रोडक्ट को हर तरह के टेस्ट फेसेस से जाना होता है। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में जाने के बाद फेल होता है और दोबारा आपके पास में रिवीजन के लिए आता है, इसमें कई सारे टाइमिंग का लॉस होता है, आपका मनी का लॉस होता है। इन सब चीजों के लॉस से बचने के लिए और परफेक्ट डिजाइन बनाने के लिए बार बार की टेस्टिंग प्रोडक्ट लेवल पे या फिर डिजाइन लेवल पे जरूरी होती है, और सिमुलेशन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग होगी,
उतना ज्यादा स्टूडेंट्स आगे जाकर के प्रोडक्ट डिजाइनिंग के ऊपर बहुत फोकस्ड काम कर पाएंगे। अगर कोई प्रोडक्ट डिजाइनिंग के फेज को थोरोली एवेल्युएट करना है तो उसको हार्डवेयर लेवल पे इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच की जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, या आप सभी लोग काफी सारे लोग इसमें से बिलोंग करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग हार्डवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और हार्डवेयर बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट में जाने के बाद में या उससे पहले लेबोरेटरी के अंदर कंप्लीट होने के बाद में कई सारे टेस्ट फेसेस से गुजरते हैं, कई सारी चीजों से उनको हमको लेकर के जाना पड़ता है, और वो सारी चीजों में कई तरह से हार्डवेयर का इन्वॉल्वमेंट आता है। हार्डवेयर इन्वॉल्वमेंट अगर आपके पास अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की है, हार्डवेयर अवेलेबल है, उनको टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, तब तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर हम आज के परिवेश की बात करें जहाँ कोविड-19 में हम लोगों को डिस्टेंस लर्निंग पे फोकस करना पड़ रहा है, या बिना किसी हार्डवेयर के हम लोगों को सॉफ्टवेयर बेस्ड स्कीम्स के ऊपर काम करना पड़ा है, क्योंकि सबके पास में हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है काम करने के लिए। तो ऐसे फेज में डिजाइनिंग को टू द एंड पॉइंट पे लेके जाना, या हमारे कंसेप्ट को टू द एंड पॉइंट पे लेकर के जाना विथ फुल फ्लेश्ड रिजल्ट्स, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने डिजाइन के एंड रिजल्ट्स को थरोली टेस्ट एंड वेरीफाई कर पाएं। और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इसमें हमारी एक बहुत बड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ही वो एक पार्ट है डिजाइनिंग फेज का, जहां जाकर के आप अपने टेस्ट इनपुट्स दे करके अपने डिजाइन पे और रिजल्ट्स को ग्राफिकल फॉर्म में या मैथमेटिकल मॉडल के फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म्स में एनालाइज कर सकते हैं, जिनसे आपको बाद में जाकर के ये समझ में आता है कि आपने जो डिजाइन तैयार करी है वो परफेक्टली वर्क कर रही है नहीं कर रही है। लेट्स मूव ऑन टू द स्लाइड्स। सो इंजीनियरिंग, जैसा कि मैं 3 टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहा था, नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इंजीनियर्स बेसिकली डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं और इंजन्स का यूज करते हैं या आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वी आर रिलेटेड टू अ स्ट्रीम दैट टोटली मेक यूज ऑफ दीज टर्मिनोलॉजी, नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का समावेश से ही हमारे पास में जितने भी रिजल्टेंट्स निकल करके आए हैं, चाहे प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, चाहे किसी सर्विस के फॉर्म में हो, वो सब कुछ इन्हीं 3 के समावेश से बन पाते हैं। तो वी आर डिजाइनर्स, वी आर क्रिएटर्स, वी आर इनोवेटर्स। हम लोगों का बेसिक एम ही लाइफ में प्रोडक्टिव होना है। अपनी ब्रांच का यूज करके या अपने क्रिएटिविटी इनोवेशन का यूज करके हम नई नई चीजों का सृजन करते हैं, हम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आप चाहे डिप्लोमा ग्रेजुएट हो डिप्लोमा इंजीनियर हो या ग्रेजुएट इंजीनियर हो, वी मस्ट कंटिन्यूअसली एनहांस आवर स्किल्स एंड नॉलेज सो दैट वी शुड बी मोर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू थिंग्स। तो इसको करने के लिए अगर आप सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे फोकस करेंगे तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रोडक्ट डिजाइन करने में, आपको हेल्प करेंगे आपके प्रोडक्ट की फुल फ्लेश एंड पॉइंट तक पहुंचने में। आप अपने आसपास में देखें, आपको कई सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि इंजीनियरिंग के बाय प्रोडक्ट के रूप में आपने देखी हैं। जैसे व्हीकल्स हमारे रोडों पे चल रहे हैं, वो इंजीनियरिंग का बाय प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल रही है, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स, हम ये जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं मीटिंग्स को करने के लिए, ये सारा इंजीनियरिंग के आउटकम्स हैं। तो इंजीनियरिंग के ये जो आउटकम्स हैं, इनको बनाने के पीछे जितनी साइंस लगी होगी, जितनी क्रिएटिविटी लगी होगी, जितना इनोवेशन लगा होगा, जितनी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करके फाइनली उनके रिजल्ट्स ऑब्टेन किए गए होंगे, ये कई सारे फेजेस से, कई तरह के स्टेप्स से होकर के जाते हैं। जैसे हम लोग भी काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिनके बारे में मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ। वैसे तो सभी लोग हमारे प्रोडक्ट्स के को लेकर के शायद परिचित होंगे, पर जिन लोगों ने पहले कभी कोई सेमिनार या हमारे नेविगेटर का कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया, उनके लिए मैं बता देता हूँ। हम लोग कस्टमाइज प्रोडक्ट और रेगुलर प्रोडक्ट्स में कई तरह की चीजें बनाते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे रिचार्जेबल एलईडी बल्ब है, टॉयलेट फीडबैक डिवाइस है, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है, एस्केलेटर्स के डाटा लॉगर्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं जो स्क्रॉलिंग मैसेज डिस्प्ले आपने बसेस वगैरह में देखे होंगे या बस स्टॉप्स पे देखे होंगे या शॉप्स पे देखे होंगे, वो हम लोग बनाते हैं। ये सभी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम और पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम जो बसेस में हम लोग देखते हैं, जिन पे डेस्टिनेशंस और सोर्स की इंफॉर्मेशन आती है, जिनमें हम लोग ये जान पाते हैं कि हमारी बस कहाँ से कहाँ तक जा रही है, या बस स्टॉप पे हमको ये मालूम पड़ता है कि कोई इस रूट की बस कितने टाइम में आने वाली है। हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ना सिर्फ हम डाटा कैप्चर करके सेंट्रलाइज कंप्यूटर्स तक पहुंचाते हैं, बल्कि कई मशीन्स को भी कंट्रोल करते हैं। ये प्रोडक्ट्स के ग्लिम्स हैं जो हम लोग बनाते हैं नेविगेटर में। इलेक्ट्रिकल पैनल्स हम लोग बनाते हैं जो मैन्युअली, ऑटोमेटिकली
या सेमी ऑटोमेटिकली काम करते हैं। इनमें हम लोग पीएलसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, या प्योरली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्विच गियर यूनिट्स लगा करके भी हम लोग कई तरह के इंडस्ट्रीज को, या हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको पंप ऑपरेट करने होते हैं, उनको ये सॉल्यूशंस हम बना करके देते हैं। हम टाइमर्स बनाते हैं, स्कूल बेल टाइमर्स बनाते हैं। हम लोग सिंपली घरों में मोटर्स को ऑन ऑफ करने के लिए टाइमर्स या वाटर टैंक ऑटोमेशन सिस्टम बनाते हैं। हम लोग जीपीएस डिवाइसेस बनाते हैं, जीपीएस डिवाइसेस जो ट्रैकिंग के लिए यूज होती हैं व्हीकल्स के। इस तरह की चीजें तैयार करके ना सिर्फ हम अपने रेगुलर प्रोडक्ट्स की एक लाइन सेटअप करके रखे हुए हैं, बल्कि हम लोग कुछ कस्टमाइज यूनिट्स भी बनाते हैं एज पर द कस्टमर डिमांड। जैसे अगर हमारे कुछ क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो एक हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सेटअप करने के क्लाइंट हैं, उनके लिए हम कस्टमाइज इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाते हैं जिससे वो अपने पंप्स को टाइमिंग बेस्ड ऑपरेट करते हैं। हम लोग नगर निगम की स्ट्रीट लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए टाइमर्स बना करके सप्लाई करते हैं। या कोई कस्टमाइज अगर हमको इंडस्ट्री कोई काम देती है तो उसके हिसाब से भी हम लोग कस्टमाइज पैनल्स बना करके तैयार करके देते हैं। बेसिकली हमारा वैसे तो जो प्रोडक्ट लाइन है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक साइड से होती है और इसी पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैकेनिकल एंड के भी कुछ प्रोडक्ट्स पे हम लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना करके उनको ऑपरेशन में या उनके डाटा लॉगिंग में हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि बाकी प्रोडक्ट लाइन में भी हम लोगों का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है। बिहाइंड द सीन ये सारे प्रोडक्ट लाइन को आपको बताने का मेरा जो एम है वो ये है कि इन सब प्रोडक्ट्स को बनाते हुए जो डिजाइन फेस हम लोगों ने यूटिलाइज किया है, जो स्टेप्स हमने यूटिलाइज करी है, उसमें सिमुलेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। कोई भी प्रोडक्ट हमारा ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्ट, कुछ 10% के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी साइजिंग उतनी उस लेवल की नहीं होती कि उनको सिमुलेशन से लेकर के जाना पड़े। कई बार हम छोटी छोटी चीजों को बिना सिमुलेशन के करे भी बना सकते हैं अगर रिसोर्सेस अवेलेबल। मगर आज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी रिसोर्सेस का बहुत इश्यू है क्योंकि हम उस रिसोर्स को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं जो हार्डवेयर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यूटिलाइज होंगी। तो यहाँ पे अभी अगर हम बोलें कि 100% प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें सिमुलेशन फेज से जाना होगा तो उसमें कोई गलत बात नहीं रहेगी। तो सिमुलेशन का, जी सर, सिमुलेशन का हर फेज में, हर कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंस तो बना ही रहेगा और हमारे भी ये सारे प्रोडक्ट सिमुलेशन फेज को क्रॉस करके ही आगे बढ़ेंगे। सो अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग डिजाइन करते हैं तो प्रोडक्ट को डिजाइन करने के समय पे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मैंने अपनी स्लाइड में बताया आपको, या मेरे कंटेक्स्ट में जो आता है चीजें हैं उनको देख करके मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि कोई प्रोडक्ट अगर होगा, कोई व्हीकल होगा या ये लैपटॉप गैजेट या मोबाइल फोन गैजेट होगा, तो इसको डिजाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, या हम बोले कि हम कुछ ऑब्जर्व करके एक कंसेप्ट बनाते हैं। वो कंसेप्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट भी हो सकता है, या आपने इनोवेटिवली कोई नया कुछ प्रोडक्ट डिजाइन करने के बारे में सोचा होगा तो वो भी हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, अभी कोविड में हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट तैयार करा, बहुत सारे और भी कंपनीज तैयार कर रही हैं। कोविड-19 के इस परिवेश में हम लोगों को सैनिटाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमें बार बार अपने हाथ धोने पड़ते हैं, हाथों को साफ रखना पड़ता है ताकि वायरस का इफेक्ट नहीं आ पाए। तो सैनिटाइजर्स के जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो कुछ इस तरह की बॉटल्स होती हैं जिनको आप ड्रॉप करके अपने हाथों पे सैनिटाइजर लेकर के और हाथों को सैनिटाइज करते हैं। या स्प्रे बेस भी होते हैं, आप ऊपर का नॉब दबा करके स्प्रे लेकर के हाथों को सैनिटाइज करते हैं। लेकिन इस कंटेक्स्ट में आप सैनिटाइजर की बॉटल को टच करते हैं। अगर आप खुद यूज कर रहे हैं तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई वेंचर है जैसे कि शॉप्स हैं, ऑफिसेस हैं, जहां यूज करने वाले लोग सेम सैनिटाइजर बोतल को बहुत ज्यादा होंगे, तो बार बार अगर वो उसको टच करेंगे तो वायरस का इफेक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में भी जा सकता है। तो क्यों ना ऐसा कोई प्रोडक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है जिसमें कि सैनिटाइजर की जो ये बॉटल है वो ऑटोमेटिकली बिना टच करे आपको सैनिटाइजेशन दे देती। तो ये एक नया कंसेप्ट आया। इस कंसेप्ट को लेकर के नए प्रोडक्ट डिजाइन का एक फेज चालू हुआ। तो हम लोगों ने ये जो कंसेप्ट दिमाग में लेकर के आए, या हमारे जैसे और भी इंजीनियर्स जिन्होंने ये सोचा कि इसको हैंड फ्री, मतलब टच फ्री सैनिटाइजेशन बॉटल बनानी चाहिए, उन्होंने एक कंसेप्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। अब कंसेप्ट जब आता है तो वो कंसेप्ट कितना फीजिबल है, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है, आप इन सब चीजों के ऊपर वर्कआउट करते हैं।
आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, या फिर आप एक डिटेल अपने लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं, कंपनी के लिए तैयार करते हैं, या फिर जो एंड कस्टमर होगा उसके हिसाब से आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें आप ये तय करते हैं कि जो कंसेप्ट आपने सोचा है उस कंसेप्ट के इम्प्लीमेंटेशन से क्या फायदे होंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन, सभी तरह के सोचने के बाद में, और फाइनली वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। जैसे ये सैनिटाइजर की बोतल बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइप की है, इसमें जो हैंडलिंग है, आप चाहें तो इसको टेबल पे रख सकते हैं या किसी एक माउंटिंग का ब्रैकेट बना करके इसको दीवार पे माउंट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को सोचते हुए आपने मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को समझा, और इस रिसर्च के बेसिस पे फिर तय होते हैं स्पेसिफिकेशंस, जो तीसरा पॉइंट आप स्लाइड में देख रहे हैं। तो स्पेसिफिकेशन ये बताएंगे कि हमको ये जो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये बोतल जो बनानी है सैनिटाइजेशन की, इसकी साइज कितनी होगी, आधा लीटर का बनाना है, 1 लीटर का बनाना है, फिर इसका जो माउंटिंग ब्रैकेट्स होंगे वो कहाँ होंगे, सेंसर कहाँ प्लेस होगा, जो व्यक्ति सैनिटाइजेशन चाह रहा है वो अपना हाथ कहाँ तक लेकर के जाएगा, फिर उसके बाद में कितनी देर के लिए हमको सैनिटाइजेशन का स्प्रे छोड़ना है। ये इस तरह से कई सारी चीजों के स्पेक्स तैयार होंगे। और ना सिर्फ ये एक एग्जाम्पल के तौर पर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें, बल्कि किसी भी तरह का प्रोडक्ट आप अगर बनाएंगे, चाहे वो बड़ा सा कोई इलेक्ट्रिकल पैनल हो, कोई सोफिस्टिकेटेड सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, या कोई भी चीज हो, इंजीनियरिंग से जिसका आउटकम आना होगा वो कंसेप्ट से रिसर्च पे होते हुए स्पेसिफिकेशन पे आकर के रुकती है, इंटरमीडिएट स्टेप के रूप में। स्पेसिफिकेशन पे तय होता है कि जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हैं उस प्रोडक्ट के मेजरमेंट्स, उस प्रोडक्ट के जो मापदंड होंगे वो क्या क्या रहेंगे। मेजरमेंट्स के फाइनलाइजेशन के बाद डिजाइनिंग फेज आता है। डिजाइनिंग फेज के लिए अब इंजीनियरिंग का रोल आएगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन तक का पार्ट, कंसेप्ट और रिसर्च का पार्ट नॉन इंजीनियरिंग बेस्ड व्यक्ति भी कर सकता है। क्योंकि अगर कोई मार्केट में रहने वाला व्यक्ति है, कोई कस्टमर इंटरफेस का व्यक्ति है, मार्केटिंग वाले व्यक्ति हैं, या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड व्यक्ति है, तो उसको नीड्स का, उसको रिक्वायरमेंट्स का, उसको स्पेसिफिकेशंस का नॉलेज आउटर सिनेरियो से हो सकता है, लेकिन वो ये सब चीजें कलेक्ट करके लाके देता है एक इंजीनियर को, और यहाँ से इंजीनियरिंग का रोल चालू होता है डिजाइनिंग से। तो डिजाइनिंग के लिए तो हम लोग जो अपना नॉलेज इकट्ठा करते हैं उसके बेसिस पे, एज पर स्पेसिफिकेशन एंड कंसेप्ट, एज पर द रिसर्च, हम लोग अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। तो प्रोडक्ट तैयार करने, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हम लोगों को सर्किट्स बनाने होते हैं, हम लोगों को इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करके कोई एक फंक्शनैलिटी, कोई एक फीचर एस्टैब्लिश करना होता है। तो ये जो डिजाइनिंग होगी वो इन कनेक्शंस को करने के बाद में जो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रही होगी, ऐसी डिजाइनिंग होगी। दैट कुड बी अ सर्किट डिजाइनिंग, दैट कुड बी अ पीसीबी डिजाइनिंग, या फिर अगर हम बोलें तो कोई इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइनिंग भी हो सकती है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक साइड इंजीनियरिंग। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में जैसे अगर यही सेमी सैनिटाइजेशन की बोतल है, तो इसमें नॉब को कितना प्रेस करने पे कितना कंटेंट उसके पाइप में से होकर के जाना चाहिए, ये सब डिजाइनिंग के एस्पेक्ट हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए भी हम लोगों के पास में सॉफ्टवेयर्स हैं। आज के अगर परिवेश में बात करें, पहले तो सारी चीजें हाथों से डिजाइन की जाती थी, ऑन पेपर डिजाइन की जाती थी, और फिर उसको फाइनली प्रोडक्ट के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाता था। लेकिन आजकल हम सारी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बेस करते हैं। तो सॉफ्टवेयर पे जो हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर जो हम लोगों को डिजाइन करने में हेल्प कर रहे हैं, इनको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के संदर्भ में हम बोलते हैं ईडीए टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स, जिनकी मदद से हम अपने सर्किट्स या अपनी जो डिजाइन है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन है, उनको सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर तैयार कर सकते हैं और बाद में उनको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। तो जब डिजाइन हमने कंप्लीट करी, डिजाइन कंप्लीट करके हमने स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अपने सारे कंपोनेंट्स पेरिफेरल्स लगा लिए और क्लब कर दिया उनको, और फाइनली उनको लेकर के आगे एक प्रोडक्ट के फॉर्म में इन डिजाइनिंग फेज। फाइनली इस डिजाइन फेज का, इस डिजाइन प्रोडक्ट का हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हार्डवेयर के रूप में। अगर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर साइंस के ब्रांच में इसका इम्प्लीमेंटेशन एक सॉफ्टवेयर के रूप में होगा, मैकेनिकल में कोई मशीन के रूप में होगा, और सिविल में एक आर्किटेक्चर के रूप में होगा। लेकिन ये डिजाइन फेज से होने के बाद ही आएगा। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जब हो जाता है तब हमारा प्रोडक्ट जाता है टेस्टिंग फेज में। आपने कोई प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार किया, उसको इम्प्लीमेंट किया हार्डवेयर के रूप में, और हार्डवेयर के रूप में इम्प्लीमेंट करने के बाद में आपने उसको एनालाइज किया। अब यहाँ तक की सिचुएशन में मैंने कहीं सिमुलेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा, मैंने कहीं टेस्टिंग ऑन सॉफ्टवेयर इटसेल्फ का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा।
मैं ये यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम सिमुलेशन की स्टेप को स्किप कर दें, अभी ये मान लें कि इस सिमुलेशन की हमको कोई जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे और टेस्टिंग फेज में जाएंगे, तो एक तो मेथड जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं ये हो सकता है, आप अपना प्रोडक्ट ले जाएं और फाइनली कस्टमर से पूछें कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा। ये चीज की जा सकती है। या हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में बाकी सब लोगों को दिखा करके प्रोडक्ट को टेस्ट एंड वेरीफाई करें कि ये जिस तरह से स्पेसिफाइड था, जिस तरह का कंसेप्ट था, उस तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों चीजें की जा सकती हैं, दोनों के अपने फायदे भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नुकसान ज्यादा है। क्योंकि जब आप कोई नई चीज डिजाइन करते हैं, इंजीनियरिंग कंसेप्ट को लेकर डिजाइन करते हैं, कंसेप्ट को लेकर डिजाइन करते हैं, स्पेक्स को लेकर के डिजाइन करते हैं, तो हो सकता है कि वो इंजीनियरिंग मेजरमेंट्स पे तो सही हो, लेकिन कस्टमर रिक्वायरमेंट पे कहीं कोई चीज के को साथ में लेकर के एग्जीक्यूट ना हो पा रहा हो या किसी चीज का फ्लॉज आ रहा हो, तो आप एंड कस्टमर से ये चीज की जानकारी ले सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का जो वर्कफ्लो है या इसकी जो वर्किंग है वो पूरी तरह से सही है या नहीं। लेकिन इसमें नुकसान क्या होगा? टेस्टिंग आपके प्रोडक्ट को इंप्रूव करती है। अगर टेस्टिंग प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद की जा रही है और उसमें कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो आप यहाँ पे बहुत सी चीजों को लूज करेंगे। आप लूज करेंगे फाइनेंशियली, और सबसे बड़ी बात आप लूज करेंगे टाइम, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है, फाइनेंशियली तो हम चलिए वापस से गेन भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज है जो कि एक बार चली गई तो वो दोबारा नहीं आ पाई। तो ये जो लॉस ऑफ टाइम है, ये जो लॉस ऑफ टाइम है, इसको हटाने के लिए जो प्रोडक्टिव कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के बाद में उसका प्री इंप्लीमेंटेशन टेस्ट फेस रखती है। और प्री इंप्लीमेंटेशन टेस्ट फेस में कई तरह के टेस्टिंग सिनेरियोज होते हैं, जहां हार्डवेयर बेस्ड टेस्टिंग भी होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा, उससे भी पहले सॉफ्टवेयर बेस्ड टेस्टिंग या फिर एक हाइपोथेटिकल एनवायरनमेंट में की जाने वाली टेस्टिंग को भी तवज्जो दी जाती है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, जिससे कि हम अपने इन दोनों लॉसेस से, और सबसे बड़ी बात टाइमिंग के लॉसेस से बच सकते हैं। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिजाइन को इंप्लीमेंटेशन फेज पे ले जाने के पहले उसको डिजाइन को वेरीफाई करना स्पेसिफिकेशन लेवल पे या सॉफ्टवेयर लेवल पे। अगर आपने डिजाइन करा है तो सॉफ्टवेयर लेवल पे अगर डिजाइन को हम वेरीफाई कर लें तो ये ज्यादा बेटर होगा, ये बेस्ट होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इन सब चीजों को करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिमुलेशन जो वर्ड है, सिमुलेशन बेसिकली एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम हाइपोथेटिकल एनवायरनमेंट में, या हम बोलें कि एक नॉन रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में अपने डिजाइन को वेरीफाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हाइपोथेटिकल इनपुट्स, यानी कि हमारे द्वारा बनाए हुए इनपुट्स को डिजाइन के अंदर भेजते हैं और फिर डिजाइन के आउटकम्स देखते हैं। वो डिजाइन के आउटकम्स अगर हमारे स्पेसिफिकेशन से मैच हो रहे हैं, एज पर द कंसेप्ट मैच हो रहे हैं, एज पर द कस्टमर एंड या जो फाइनल एंड प्रोडक्ट का रिजल्ट उससे मैच हो रहे हैं, हम अपने डिजाइन को आगे लेके जाते हैं। और इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर हम लोगों की मदद कर सकते हैं। सॉरी, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में यूटिलाइजेशन होता है, वहाँ हम सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ही अपना डिजाइन और टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग मैकेनिकल की बात करें तो वो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड डिजाइनिंग हो जाती है। सिविल स्ट्रक्चर्स भी आपके सॉफ्टवेयर बेस्ड डिजाइन हो जाते हैं। सिमुलेशन is an approximation imitation of the operation of a process or system that represents its operation over time. So simulation is used in many contexts, such as simulation of technology for performance tuning or optimizing, safety engineering, testing, training, education and video games. ये तो हुई simulation की परिभाषा या हम डेफिनेशन बोल सकते हैं जो बुक्स में मिलती है। बाकी सिंपल लैंग्वेज में हम सिमुलेशन को ऐसे ही समझेंगे कि हमने जो डिजाइन तैयार करी है उसको हम सॉफ्टवेयर बेस्ड ही, वही सॉफ्टवेयर पे ही हाइपोथेटिकल इनपुट्स दे करके उसको टेस्ट एंड वेरीफाई करें। जितने ज्यादा टेस्ट पैरामीटर्स होंगे उतना ज्यादा हमारी डिजाइन बेस्ट बन सकती है। एक डिजाइन को टेस्ट करने के लिए कई तरह के पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई डिजिटल सर्किट बनाया तो डिजिटल सर्किट में आपको लॉजिकल इनपुट्स ही दे करके उसको टेस्ट एंड वेरीफाई करना है। लेकिन जब आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फाइनली आपका हार्डवेयर बनने के लिए जाएगा, तो हो सकता है कि वहां पे एनवायरमेंट सिनेरियोस के हिसाब से कुछ और चीजें आ जाएं जो आपकी डिजाइन पे इफेक्ट डाल सकती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने कोई आईसी बनाई डिजिटल इनपुट वाली और उसका कोई डिजिटल आउटपुट निकल रहा है,
लेकिन उस आईसी की परफॉर्मेंस स्पीड वाइज कैसी है ये आपको इम्प्लीमेंटेशन के बाद में मिल रहा है। मतलब यहाँ पर एक टेस्ट इनपुट और बढ़ गया, आपका एक टेस्ट इनपुट और बढ़ गया जो कि स्पीड के टर्म्स में है, या टेम्परेचर के बेसिस पे आपकी वो इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे काम कर रही है। कम टेम्परेचर पे भी क्या सिमिलर वर्कआउट आ रहा है, हायर टेम्परेचर पे भी सिमिलर वर्कआउट आ रहा है। तो यहाँ टेस्ट इनपुट्स बढ़ गए, ना सिर्फ लॉजिकल इनपुट्स हमारे हुए बल्कि हमारा टेम्परेचर इनपुट और स्पीड ऑफ वर्किंग ऑफ द आईसी, ये दो पैरामीटर्स और बढ़ गए। तो जितना ज्यादा स्टिमुलाई मतलब कि वो टेस्ट इनपुट्स जो आपकी डिजाइन्स में हाइपोथेटिकली बना करके देते हैं, आप जितने ज्यादा टेस्ट इनपुट्स आपकी डिजाइन्स पे रखेंगे उतना ज्यादा बेटर और बेस्ट आपका सिमुलेशन का रिजल्ट निकल के आ पाएगा। आप अपनी डिजाइन को इम्प्लीमेंटेशन के पहले उतना एरर फ्री कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिमुलेशन में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होती हो उसको आप बेसिक ये मान के चलें कि आपको हाइपोथेटिकल इनपुट्स क्रिएट करने हैं और अपने डिजाइन पे देने हैं। जितने ज्यादा इनपुट्स आप क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा बेटर आपकी डिजाइन टेस्ट और वेरीफाई हो पाएगी। तो अब हम अपना जो स्टार्टिंग में हमने स्लाइड में केवल 5 पॉइंट्स पे अपना डिजाइन फेज रखा था या प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज रखा था, उसको चेंज करते हैं। कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट के बाद रिसर्च होगी, रिसर्च के बाद हम स्पेसिफिकेशंस तय करेंगे, स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर डिजाइन होगी। लेकिन अब हम डिजाइन के बाद में डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे ना जा करके सिमुलेशन करेंगे, और सिमुलेशन के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो कि हमारे डिजाइन जो हमने बनाए हैं उनको तैयार करके उनके ऊपर टेस्ट इनपुट्स दे करके उनको सिमुलेट कर पाए, उनको टेस्ट एंड वेरीफाई कर पाए। जब हम ऐसा करेंगे तो इसके लिए हमको ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए होंगे जिनमें सिमुलेशन की कैपेबिलिटीज हो। सॉफ्टवेयर्स जो ईडीए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर टाइम देख रहे हैं कितने बजे का है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक साइड पे केवल डिजाइनिंग होती है, और ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनमें डिजाइनिंग के साथ साथ में सिमुलेशन का भी प्रोविजन रहता है। तो एज पर आवर नीड हमको ऐसे सॉफ्टवेयर्स और एज पर द अवेलेबिलिटी, क्योंकि कई सारे सिमुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर्स काफी महंगे आते हैं, तो हर व्यक्ति के लिए अप्रोच कर पाना ऐसे सॉफ्टवेयर्स की मुश्किल होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी ओपन सोर्स का तो बहुत ज्यादा मार्केट है, और कई सारे ऐसे ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं जिनमें ना सिर्फ डिजाइनिंग की जा सकती है बल्कि उनका सिमुलेशन भी किया जा सकता है। हम लोगों ने भी कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे अपने लास्ट वर्कशॉप में काम किया था, मैं भी कुछ ग्लिम्स उनके वापस से आज ले लूंगा स्लाइड के बाद में, जिनमें हम ये देख पाएंगे किस तरह से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक साइड पे अगर हमको कोई सिमुलेशन करना है, डिजाइनिंग के बाद में सिमुलेशन करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के हम दो कैटेगरी बना रहे हैं, एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर और एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। इट इज पॉसिबल कि डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के साथ ही सिमुलेशन सॉफ्टवेयर अटैच्ड हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप डिजाइन एक सॉफ्टवेयर पे कर लें, सिमुलेशन दूसरे सॉफ्टवेयर पे कर लें सेम डिजाइन की। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल विद यू, हम ये चीज के साथ में प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन सिमुलेशन करने के बाद किए हुए इम्प्लीमेंटेशन का अगर बिना सिमुलेशन के इम्प्लीमेंटेशन में हमें 70-80% तक सक्सेस मिल रही है, तो डेफिनेटली सिमुलेशन करने के बाद में जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसमें हमें 99% तक सक्सेस मिल सकती है। 1% का मैं इसलिए छोड़ देता हूँ कि कई बार टेस्ट इनपुट्स भी हमसे छूट जाते हैं। जैसे मैंने अभी बात करी कि हम लोग कोई अगर डिजाइन को टेस्ट कर रहे हैं और उसमें टेम्परेचर और स्पीड पैरामीटर्स भी एक पैरामीटर हो सकते हैं जिनके बारे में शायद हम पहले ना सोचें। ऐसे ही हम कोई नई डिजाइन तैयार करेंगे तो उसमें कोई ऐसा पैरामीटर रह सकता है जिसके बारे में हम उस समय ना सोचें। हालांकि डिजाइन का मेन एम यही होता है कि जब आप डिजाइन करें तो सारी चीजों के बारे में सोचते हुए करें, और जितनी ज्यादा चीजों के बारे में सोचते हुए कोई प्रोडक्ट डिजाइन होता है उतना बेटर वो प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बाद सिमुलेशन के ऊपर जिन सॉफ्टवेयर्स का हम यूज करना चाह रहे हैं उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे एग्जांपल्स के साथ में। अब चूंकि इसमें वेबिनार में मोस्टली मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक साइड के पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑल्सो अगर दूसरे ब्रांच के भी पार्टिसिपेंट्स हैं तो मैंने एग्जांपल्स बहुत ही सिंप्लीफाइड रखे हैं स्टार्टिंग से ताकि समझ में आ पाए। चूंकि मैं भी इलेक्ट्रॉनिक साइड से हूँ इसलिए मेरा फोकस सिमुलेशन के कंसेप्ट को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साइड पे ही ज्यादा होगा। तो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली हम लोग ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में किसी भी नए फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ट्रांजिस्टर्स का जो बेसिक यूटिलाइजेशन है वो एज ए स्विच होता है। चाहे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएं वहां भी ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से हम स्विचेस गेट्स वगैरह बनाते हैं, या अगर हम सिंपल एक ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर भी एज एन एम्पलीफायर
यूज होने के साथ साथ में बेसिकली एक एज एन स्विच काम करता है। तो आप भी जब लेबोरेटरी में डिप्लोमा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पर्टिकुलरली तो उनको जब हार्डवेयर एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं तो जहां तक है सबसे पहला एक्सपेरिमेंट बेसिक ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ के बाद में ट्रांजिस्टर का ही होता है, जहां हम ट्रांजिस्टर के अलग अलग पैरामीटर्स को क्रॉस वेरीफाई करते हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस को टेस्ट करते हैं, उनके वर्किंग को टेस्ट करते हैं। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, अगर हमको ये हार्डवेयर एक तैयार करना है जिसमें हम कोई बेसिक एक ट्रांजिस्टर लेकर के उसकी फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करें कि हमें भी एक 2222 नंबर का ट्रांजिस्टर है उसे लेना है, या BC547 नंबर का ट्रांजिस्टर है उसको लेकर के उसके हार्डवेयर टेस्टिंग करनी है कि ये कितने वोल्टेज पे स्विचिंग कर रहा है, या इसके थ्रू में कितने एम्पियरेज का करंट इसके थ्रू में स्विच करा सकता हूँ। वैसे तो आपको ये जानकारी नॉलेज के बेसिस पे या फिर ट्रांजिस्टर की जो टेक्निकल शीट होती है जिसे हम डाटा शीट बोलते हैं उसको पढ़ करके मिल सकती है। आप डाटा शीट पे जाएंगे तो आपको ट्रांजिस्टर का स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में एक ही तरह के प्रोडक्ट के कई सारे वेरिएंट्स आते हैं। आपको ओरिजिनल ST कंपनी का ट्रांजिस्टर भी मिल सकता है और ST लिखा हुआ ग्रे मार्केट का ट्रांजिस्टर भी मिल सकता है, जो स्पेसिफिकेशन डाटा शीट वगैरह उसकी पिन डिटेल्स इन सबको लेकर के सारा मैच करेगा ओरिजिनल ट्रांजिस्टर की तरह। लेकिन जब आप उसके इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जाएंगे तो पॉसिबल है कि वो करंट वाइज या स्विचिंग वाइज वोल्टेज और करंट्स में कुछ वेरिएशन को लेकर के चलें। लेकिन बीइंग एन ऑन टू इंजीनियर साइड, हम इंजीनियरिंग में जो स्पेसिफिकेशंस में लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और सिमुलेशन के भी हम डिजाइन उसी के बेसिस पे तैयार करते हैं। लेकिन हमारे पास में ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें स्पेसिफिकेशंस में भी हम टॉलरेंस का लेवल प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई हो सकता है कि जो हम इक्विपमेंट या कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसमें कोई 5 to 10% का वेरिएशन है। तो ये 5 to 10% का वेरिएशन इन्वॉल्व करके हम अपने डिजाइन को अलग अलग तरीके से टेस्ट एंड वेरीफाई कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज करने के लिए हम पहले अपना सर्किट चाहे तो डायरेक्टली भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं जो सिमुलेशन का यूज करते हैं, तो सॉफ्टवेयर पे इसको कैसे डिजाइन करना है और उसके बाद सिमुलेशन उसका कैसे करना है इस पे एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो मेरे पास में एक सॉफ्टवेयर है KiCad जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप इसका यूज करके एक कोई नई डिजाइन बना सकते हैं। हम देखते हैं, मैं शेयर करता हूं आपको स्क्रीन पे। KiCad की स्क्रीन शेयर दिख पा रही है सभी को? दिख रही है सर? दिख रही है। तो यहाँ मैंने पहले से एक डिजाइन बना करके रखी हुई है। होपफुली ये सर्किट विजिबल होगा, मैं जूम कर देता हूँ। सर स्क्रीन पूरा शेयर कर लीजिए, वो अलग जी। अलग विंडोज हो रहे हैं शेयर, तो कुछ विंडो आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, तो आप पूरी स्क्रीन ही शेयर कर दीजिए। जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो कर दीजिए। सर अभी दिख पा रही है? हाँ अभी दिख रही है जी। कि मैंने एक ट्रांजिस्टर एज ए स्विच बना के रखा हुआ है। यहाँ पे एक NPN ट्रांजिस्टर लिया है, कोई नंबर स्पेसिफाइड नहीं है। ये NPN ट्रांजिस्टर का कलेक्टर एंड है, ये बेस एंड है और ये एमिटर एंड है। माउस कर्सर देख पा रहे हैं ना सर? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। बेसिकली ट्रांजिस्टर एज ए स्विच को टेस्ट करने के लिए हम बेस पे ट्रिगरिंग करते हैं और जो कलेक्टर साइड पे, चूंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है तो कलेक्टर साइड पे हमने 1K का लोड लगा रखा है। स्विचिंग देखते हैं कि यहाँ से करंट पास हो रहा है, कोई डिवाइस ट्रिगर हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ हमने ये स्कीमेटिक तो तैयार कर लिया, लेकिन इस स्कीमेटिक को तैयार करके हम चाहें तो इसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन करके एक्चुअल फॉर्म में 12 वोल्ट DC लगा करके और इसके बेस पे एक इनपुट दे करके इसको टेस्ट एंड वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सिमुलेशन के कंसेप्ट में इसको हमें टेस्ट करना है
और वो भी इंटरेक्टिव, कि हमने यहाँ पे वोल्टेज चेंज करा और उसके अकॉर्डिंग ये देख रहे हैं कि ये कितने वोल्टेज लेवल पे ऊपर जाकर के ट्रिगरिंग कर रहा है। तो ये सब चीजें देखने के लिए हमें इसका सिमुलेशन करना होगा। अब सिमुलेशन भी दो तरह से हो सकता है, जैसे इस पर्टिकुलर KiCad सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन आपका ग्राफिकल वेव फॉर्म के शेप में आपको मिल जाता है, और वो हमें यहीं से अपने को ट्रिगर करके मिल सकता है, देख सकते हैं हम उसको। ये मैं पैरामीटर्स डाल रहा हूँ, इनपुट पैरामीटर्स डाल रहा हूँ, जिसके थ्रू हमारा डिजाइन के ऊपर इनपुट्स जाएंगे और आउटपुट्स हमको वेव फॉर्म के शेप में मिलेंगे। क्योंकि जो हमारा डिजाइन है, इस डिजाइन में वोल्टेज वन सोर्स हमारा मेन सोर्स ऑफ वोल्टेज है, जो कलेक्टर एंड पे लोड के साथ लगा हुआ है, और जो वोल्टेज टू सोर्स है, वोल्टेज टू सोर्स हमारा ट्रिगर वोल्टेज सोर्स है, जो कि बेस पे जा रहा है। मतलब इस वोल्टेज सोर्स के बेसिस पे ये तय होगा कि इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो हमारे मेन 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स से। तो ये एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट है, और तो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं अभी। मैं सिर्फ एक आपको यहाँ पे इंटरेक्टिविटी दिखा रहा हूँ कि हमने जो यहाँ पे स्कीमेटिक तैयार किया, उसके पैरामीटर्स लेकर के सिमुलेशन एंड पर जाकर के उसका कुछ सिमुलेशन किया, उसके रिजल्ट्स को हमने ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। अगर आप और मैं काफी समय से इस फील्ड से आए हुए हैं या इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये ग्राफ की एनालिसिस करना हमारे लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर हम डिप्लोमा स्टूडेंट्स की बात करें या उन लोगों के बारे में बात करें जो कि न्यूली इस फील्ड में आ रहे हैं, तो जितना ज्यादा इंटरेक्टिव आपका सॉफ्टवेयर होगा, उतना ज्यादा समझ उनको बन पाएगी। जैसे इसको समझने के लिए उनको बहुत सारा फोकस करना पड़ेगा कि ये येलो कलर की लाइन वोल्टेज नेट है Q1 पे पैड 2 पर, ये रेड कलर की लाइन जो इधर पीछे से आ रही है वो आपका करंट है जो R1 से निकल रहा है। इस तरह से हमको ये एनालिसिस करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा क्लैरिफाइड नहीं। तो हम सिमुलेशन करें और सिमुलेशन से हमको जो रिजल्ट्स मिले उसको हम समझ पा रहे हैं या जो डिजाइनर है वो समझ पाए, इसके लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जितने एफिशिएंट होंगे उतना अच्छा होगा। जैसे ये KiCad सॉफ्टवेयर भी काफी स्ट्रांग है, और अगर टेक्निकल साइड पे हम लोग हैं तो पॉसिबली हम लोगों के लिए इसको एनालाइज करना और इससे रिजल्टेंट्स निकाल पाना संभव होगा। लेकिन अगर यही चीज ग्राफिकल फॉर्म में किसी लोड के चालू बंद होते हुए पे दिखना शुरू हो जाती, तो ये सभी की समझ में आ जाता। जैसे सेम डिजाइन को हम एक दूसरे सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करते हैं। मैं जिस दूसरे सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ वो टीना है, और इट इज नॉट प्रॉब्ली ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वो क्लोज सॉफ्टवेयर है। लेकिन फिर भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के बेनिफिट समझाने के लिए मैं उसको भी ले लेता हूँ साथ में। सेम डिजाइन हम वहां बनाते हैं। इसके भी आपके स्टूडेंट वर्जन फ्रीली अवेलेबल हैं इनकी वेबसाइट्स पे, वहां से लिए जा सकते हैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिए, हम चाहें तो इसमें नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेम डिजाइन बनाते हैं, यहाँ पे भी हम वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। लोड के में वहां पे हमने रेजिस्टेंस लगाया था, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में हमारे पास में लोड के लिए रेजिस्टेंस ही अवेलेबल है, दूसरा कोई इक्विपमेंट लोड की तरह लगाने के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ टीना में हमारे पास में एक बल्ब है जो कि एज ए लोड काम कर सकता है, हम इसको लगा सकते हैं। कलेक्टर साइड पे सीरीज में मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, और इनपुट एंड पे यहाँ पे एक स्विच लगा लेते हैं।
एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देते हैं। सर्किट डिजाइनिंग इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, वो हम बुक्स में जो नॉलेज गेन कर रहे हैं उसके थ्रू हमें करना है, लेकिन सिमुलेशन या उसके टेस्ट एंड वेरिफिकेशन इज टोटली बेस्ड ऑन दीज सॉफ्टवेयर्स। ओके, यहाँ ये बेसिक सा सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है और स्विचिंग कराने के लिए हमारे पास में इंस्टेड ऑफ 2 वोल्टेज सोर्सेज जिसमें हमें वोल्टेज का वेरिएशन करना हो, वैसा भी किया जा सकता है, पल्स भी दे सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया है। अब फंडा ये है कि जब इसको आप ऑटोमेशन डिवाइसेस में लेकर के जाएंगे तो ये स्विच रिप्लेस हो जाएगा आपका माइक्रो कंट्रोलर से, जो सिग्नल्स निकालेगा और आपके इस ट्रांजिस्टर के बेस को ट्रिगर करेगा। ट्रांजिस्टर का बेस जब ट्रिगर होगा तब आपका ये लोड ऑन होना चाहिए। यहाँ वोल्टेज बढ़ा करके मैं 12 वोल्ट कर देता हूँ। इसका डीसी इंटरेक्टिव मोड ऑन करके इसको डीसी लेवल पे टेस्ट करते हैं। ये ग्रीन हो जाता है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ये जो डिजाइन है ये अभी टेस्ट फेज में आ गया है, मतलब सर्किट डिजाइन करने के बाद आप उसे टेस्ट कर रहे हैं ऑन सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। स्विच चूंकि अभी ओपन है, यहाँ ट्रांजिस्टर का बेस ट्रिगर नहीं हो रहा है, तो इस कलेक्टर से जो करंट है वो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं करके यहाँ इस लोड को नहीं चलाने दे रहा है। लेकिन अगर हम ये सर्किट क्लोज करते हैं, स्विच क्लोज करते हैं, तो चूंकि बेस ट्रिगर हो गया तो आप ये हल्का सा लाइट येलो कलर देख पा रहे होंगे यहाँ पे। मैं इसको 3D में चेंज करता हूँ। ये आपका ट्रांजिस्टर, ये अगर स्विच में बंद करता हूँ तो आपका लैम्प बंद हो रहा है, स्विच ऑन करता हूँ तो लैम्प ऑन हो रहा है। तो ये इंटरेक्टिव फॉर्म आपको ये बता पा रहा है कि आप एक अगर ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच चेक कराना चाह रहे हो तो आप इस तरह से कंपोनेंट्स लगा करके स्टूडेंट्स को या अपने डिजाइन को ऐसे इंटरेक्टिव फॉर्म में भी सिमुलेट करके वेरीफाई कर सकते हो। सिमुलेशन करने से ये तय हो गया कि एक ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज करना है तो हमको इसी तरह से उसको कनेक्ट करना होगा, इसी तरह से हमारे डिजाइन के स्पेसिफिकेशन काम करेंगे। तो ये तो सबसे बेसिक एग्जांपल मैंने अभी लिया डिजाइन को सिमुलेशन के कंसेप्ट को समझाने के लिए, लेकिन यही डिजाइनिंग का ये जो मेथोडोलॉजी है, इसी के बेसिस पे बड़ी डिजाइन्स को भी बना करके हम टेस्ट एंड वेरीफाई करें तो हमको रिजल्टेंट्स मिल करके ज्यादा बेटर प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे ये जो ट्रांजिस्टर स्विच है, इसका ही फिनोमेनन अभी हम लोगों ने अपने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर में यूज किया। मतलब बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर में हमको चाहिए था एक सेंसर जो कि हाथों को सेंस कर सके। तो इसके लिए हमारे पास में 2 ऑप्शंस थे। एक हम IR मॉड्यूल ले सकते हैं, IR मॉड्यूल कुछ इस तरह का दिखाई देता है। होप सो विजिबल होगा आप लोगों को। जी, अब ये IR मॉड्यूल जो है इसमें एक वोल्टेज इनपुट है, एक ग्राउंड है और तीसरा इसका आउटपुट है। ये आउटपुट बेसिकली बेस्ड ऑन द इनपुट वोल्टेज ऑन दिस मॉड्यूल एक आउटपुट जनरेट करता है जब इसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है। इसी चीज को हमने एज ए सेंसर हैंड सैनिटाइजर में यूज किया कि जब आप हाथ इस सेंसर के नीचे लेकर के आएंगे तो ये एक ट्रिगर वोल्टेज जनरेट करेगा और उस ट्रिगर वोल्टेज के बेसिस पे हैंड सैनिटाइजर के अंदर जो बॉटल लगी हुई है उसमें हम एक ऐसा पंप डालेंगे जो पंप ट्रिगर होगा बेस्ड ऑन दिस इनपुट, और उस पंप से हैंड सैनिटाइजर पे पाइप के थ्रू सैनिटाइजर बाहर निकलेगा। तो कंसेप्ट को यूजिंग ए ट्रांजिस्टर स्विच और IR मॉड्यूल हमने एग्जीक्यूट किया। तो ये ट्रांजिस्टर मॉड्यूल कौन सा होगा, कितना करंट उसके थ्रू जाएगा, कौन सा रेजिस्टेंस लगाना होगा, उसके बेस पे ये वाला जो IR मॉड्यूल है ये उस पर काम करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए हमने डिजाइन को पहले सिमुलेट करके स्पेसिफाई करके देखा। और तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन कई बार ये होता है कि जो मोटर्स आती हैं मार्केट में पंपिंग के लिए, उनके करंट रेटिंग अलग अलग होते हैं। तो उनके जो टेक्निकल डाटा शीट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए, उनको समझते हुए कितने एम्पियरेज का ट्रांजिस्टर लगाना है और उस ट्रांजिस्टर को यूज करने के लिए उसका जो कंडीशन सर्किट होगा जिसमें रेजिस्टेंस होगा या कोई डायोड लगाना होगा वो कौन सा होगा, वो सारी चीजें हम लोग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में पहले करके देखते हैं।
ताकि हमारा जो प्रोडक्ट होगा जब हम उसको हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करेंगे, यही सेम अपना सर्किट जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहीं से इसको पीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये करने के बजाय डायरेक्टली हम पीसी पे चले जाते हैं, हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अल्टीमेटली हमको चेंजेस ट्रांजिस्टर लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल पे हार्डवेयर पे करने होते हैं, जो कि टाइम के लिए भी हमारे लिए लॉस होता है, और साथ में वो जो कंपोनेंट लग गया उसको शायद निकालने करने में उसके खराब होने के भी हमको लॉसेस वहन करने पड़ते हैं। तो इस कंसेप्ट में अगर सिमुलेशन हमने यूज किया तो हमारा सारा फाइनलाइजेशन पहले सॉफ्टवेयर पे ही हो गया। हमको ये मालूम पड़ गया कि भाई हमको पर्टिकुलरली यही कंपोनेंट्स यूज करने हैं, यही चीजें इस तरह से लगानी है, तब जाकर के हमारा ये सर्किट सही तरीके से काम करेगा। और टू बी फ्रैंक, विद इन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायल्स हम लोगों का जो प्रोडक्ट था वो सर्किट लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया, और अभी मार्केट में हम लोगों ने इसे लॉन्च भी कर दिया और चल भी रहा है। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, और डिजाइनिंग केवल सिर्फ ये ट्रांजिस्टर स्विच पे नहीं अटकती, अगर इससे आगे की डिजाइन पे भी हम जाएं तो और कैसे इंटरेक्टिव वे में सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हमको रिजल्टेंट्स दिखा सकता है, या उसमें हम चेंजेस करके कैसे अपने रिजल्टेंट्स को वेरिएट कर सकते हैं, वो भी समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ट्रांजिस्टर को तो हमने देखा, अब अगर इलेक्ट्रॉनिक साइड पे ही मैं दूसरी ब्रांच की भी एग्जांपल ले लूंगा। इलेक्ट्रॉनिक साइड पे अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन, तो 555 जैसे अभी ये जो IR मॉड्यूल था, IR मॉड्यूल का यूज करते हुए जो सैनिटाइजर बनाया, इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जब तक हम हाथ नीचे रखते हैं तभी तक ट्रांजिस्टर ट्रिगर होकर के रहता है, क्योंकि जब तक आप ये स्विच को क्लोज करेंगे केवल उसी सिचुएशन तक आपका लोड एक्टिवेटेड रहेगा, जैसे ही स्विच आपका अनक्लोज होगा तो आपका ट्रांजिस्टर ट्रिगर करना बंद कर देगा। तो ये जो ऑटोमेटिक सेंसर अपना काम कर रहा है, जब तक आप हाथ इसके नीचे रख रहे हैं तभी तक आपकी मोटर पंप जो है वो एक्टिवेटेड रह रही है, और बाकी टाइम के लिए बंद हो जा रही है। जबकि हमको क्या चाहिए कि कोई हाथ अगर नीचे लेकर के आए तो एक बार ट्रिगर मिलने के बाद में कुछ देर तक के लिए हमको सैनिटाइजर से ड्रॉप निकलना शुरू हो, और वो 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी हम डिसाइड करें उतने तक गिरने के बाद बंद हो जाए। तो यहाँ पे फिर हमें अपनी डिजाइन में जो सेकंड हमने वर्जन बनाया अपने डिजाइन का, उसमें मॉडिफिकेशन के लिए एक नया कंसेप्ट मिल गया कि हमको टाइमिंग बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो टाइमिंग बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अब दिमाग में आया कि स्पेक्स तैयार करें कि 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइमिंग रखना है, तो एक 555 टाइमर आईसी हम डाल देते हैं। 555 टाइमर आईसी में क्या होगा कि उसकी ट्रिगर इनपुट पिन पे जो हम ट्रिगर प्रोवाइड करेंगे, उस ट्रिगर के बाद अगर उसको आप एक मोनोस्टेबल मोड में या मल्टी वाइब्रेटर स्टेबल मोड जो भी आप यूज करना चाहें उसमें यूज करेंगे, तो वो उतनी देर की टाइमिंग के लिए आपका आउटपुट जनरेट कर देगा। तो अब वो कितना होना चाहिए, क्या उसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये सारा बुक से लेकर के हम पढ़ करके उसके साथ में स्पेसिफाई करके और हार्डवेयर तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये डिजाइन को ही अगर हम सॉफ्टवेयर पे बनाएं और यहीं पे टेस्ट एंड वेरीफाई करें, रेजिस्टेंस भी यहीं पे फाइनलाइज करें, तो हमारा हार्डवेयर पे जाने वाली जो मेहनत है वो बच जाएगी। इसको भी हम करके देखते हैं। एक 555 आईसी ले लेते हैं। ट्रिपल फाइव आईसी 8 पिन की एक आईसी है। सभी लोगों ने होपफुली इसके बारे में पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक साइड से हैं। वोल्टेज सोर्स, आउटपुट के लिए लैंप, आउटपुट के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। वैसे चूंकि ये सिमुलेशन एनवायरनमेंट है तो ये जो लैंप है बिना रेजिस्टेंस के भी चल पा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। अब ये जो सारी चीजें हैं कि कंपोनेंट्स जो आप यूज कर रहे हैं उनके क्या स्पेसिफिकेशन है, ये अलग अलग तरह के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में वेरिएट होता है। बेसिक लेवल पे सिखाने के लिए, समझने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है उनमें हम एक कंसेप्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनल एंड पे आपको जाना होगा तो फिर आपको इन कंपोनेंट्स की लाइब्रेरीज एक्वायर करनी होंगी जो कि परचेज करनी पड़ती है कई बार, और कई बार जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फ्रीली भी अवेलेबल करा देते हैं। कंसेप्ट समझने के लिए काफी है। अब इसमें जो हमारा ट्रिगर है वो ट्रिगर पिन पे हमें
अभी मान लेते हैं कि जो हमारा ये जो IR मॉड्यूल है, इससे जो ट्रिगरिंग, चूंकि इसमें IR मॉड्यूल का कंपोनेंट नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि IR मॉड्यूल को रिप्लेस कर रहा हूँ स्विच से। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि जैसे ही हमारा स्विच क्लोज हुआ, हमने हाथ नीचे लेकर के आए, हमारा स्विच क्लोज होगा और हटाने पे ओपन हो रहा है। तो ये कंसेप्ट को यूज करके हम अपने 555 को ट्रिगर कराएंगे। मैं यहाँ पे इसलिए इनपुट पे एक स्विच ले ले रहा हूँ। और इसको स्टेबल वोल्टेज पे रखने के लिए ट्रिगर साइड पे एक 1K का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जब स्विच क्लोज नहीं होगा तो ये ग्राउंड रखेगा इसको, क्योंकि ट्रिगर इनपुट पिन का फंक्शन ये होता है कि जब 2/3 वोल्टेज से ज़्यादा एक्सीड करे तब वो ट्रिगर मानता है, उसके नीचे आने पे उसका ट्रिगर हटता है। बेस्ड ऑन दैट ये काम करता है 555 सर्किट। तो रीसेट को मैं कनेक्ट कर देता हूँ VCC से, ताकि रीसेट एक्टिविटी ना हो। ऑटोमेटिकली ट्रिगर बेस्ड हमारा सर्किट काम करे। और कंट्रोल पिन पे एक कैपेसिटर 0.01 माइक्रोफैरड का यहाँ मेरा फोकस डिजाइन बताने का तो नहीं है, लेकिन कैसे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू सिमुलेशन हमको इंटरेक्टिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, कैसे उनसे हमको हर तरह की जानकारी मिल पा रही है बिना एक्चुअल हार्डवेयर इंप्लीमेंट करें। ये चीज समझाने भर के लिए मैं ये सारी डिजाइन्स बना करके आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसमें डिस्चार्ज पिन और थ्रेशोल्ड पिन आपस में शॉर्ट होंगी। और अब जो टाइमिंग डिसाइड करते हैं वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, इसमें फॉर्मूला होता है ये 555 की टाइमिंग बेस्ड वर्कआउट के लिए। ये हमारा R1, ये इस केस में R2 और C2, ये दो हमारे कंपोनेंट्स हैं जो डिसाइड करेंगे कितनी देर तक के लिए आपको आउटपुट को ऑन रखना है ट्रिगर मिलने के बाद। तो हम एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं और एक कैपेसिटर। ये रेजिस्टेंस मैंने 1K का कर दिया है और कैपेसिटर मैं 1 माइक्रोफैरड का कर दे रहा हूँ। अब जो फॉर्मूला है बेसिकली टाइमिंग कांस्टेंट डिसाइड करने के लिए अस्टेबल मोड में, दैट इज टाइमिंग इक्वल्स टू 1.1 इंटू, अगर ये R3 है, R3 इंटू C2, ये C2 है हमारा। तो बेसिकली अगर हम कैलकुलेट करें, सपोज करें अगर मुझे 10 मिली सेकेंड, चूंकि मैं इसमें सिमुलेशन चलाऊंगा ट्रांजिएंट मोड में, तो मिली सेकेंड्स में हम लोग अभी देख लेते हैं, टाइमिंग तो बाद में पढ़ाई जा सकती है। 10 मिली सेकेंड का या 10-15 मिली सेकेंड का मुझे एक आउटपुट चाहिए 1K और 1 माइक्रोफैरड का। अगर मैंने रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस रखा है तो 1.1 इंटू 10 किलो ओम का कर देता हूँ, 1K का कम हो जाएगा। ये हो गया 11,000। C हमारा 1 माइक्रोफैरड है, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 11 मिली सेकेंड्स। अगर मैं ये 10K का कर देता हूँ रेजिस्टेंस, तो अराउंड आउटपुट का जो ट्रिगर टाइम होगा वो अराउंड 11 मिली सेकेंड्स के आसपास का होगा। मतलब जैसे ही मैं ये ट्रिगर कराऊंगा, या अगर सैनिटाइजर के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो जैसे ही IR मॉड्यूल के आगे हाथ आएगा और हटेगा, हाथ आएगा फर्स्ट टाइम में, तो उस केस में ये 555 ट्रिगर होगा, आउटपुट जनरेट करेगा अगले 11 मिली सेकेंड के लिए, और 11 मिली सेकेंड के लिए हमारा ये लैम्प जलेगा और फिर ये ऑफ हो जाएगा। इस तरह से इसकी वर्क फंक्शनिंग होनी चाहिए। तो क्या ये ऐसा ही वर्क कर रहा है, ये टेस्ट करने के दो ही मेथड है, या तो सॉफ्टवेयर पे ही आप टेस्ट कर लें जो कि ज्यादा बेटर मेथड है, या फिर इसको इम्प्लीमेंट करके हार्डवेयर पे टेस्ट करें। तो चूंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और सिमुलेशन के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं,
तो हम इसको सॉफ्टवेयर पे ही टेस्ट एंड वेरीफाई करके देखते हैं। मैं इसको ट्रांजिएंट मोड में एक्टिवेट करता हूँ। ओके, फर्स्ट टाइम में इसको लो पे ट्रिगर मिल रहा है। ये यहाँ पे टाइमिंग इंफॉर्मेशन चल रही है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पॉसिबली कहीं पे कोई चीज छूट रही है। 2.2K का करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेंज आया क्योंकि 330 ohms के साथ में ये ऑफ ही नहीं हो रहा था। लीकेज करंट से भी इसमें जो वोल्टेज एस्टैब्लिश हो रहा था उसमें लीकेज करंट से भी ये ऑन हो जा रहा था। तो चूंकि इसके स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसे होंगे कि वो ऑन रह जा रहा था। अभी मैं इसको फिर से ट्रिगर देता हूँ। मैंने एक गलती कर दी सर्किट में, और जैसे ये भी एक बेनिफिट है। सर्किट में जो थ्रेशोल्ड डिस्चार्ज पिन मैंने आपस में कनेक्ट करी है, इसको मैंने अपने टाइमिंग डिसाइड करने वाले रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट नहीं किया। तो ऐसी मिस्टेक डिजाइनिंग के टाइम पे रह जाए और हार्डवेयर इंप्लीमेंट हो जाए तो वो पूरे हार्डवेयर के साथ में दोबारा से वर्कआउट करना पड़ेगा। और चूंकि सिमुलेशन में हमारे पास में यहीं पे रिजल्टेंट्स मिल गए कि हमने कुछ मिस्टेक करी है, तो ये चीज का चेंज करके हम यहाँ पे इसको दोबारा से वेरीफाई करेंगे। ओके, लैंप का लोड ज्यादा है, ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा। अगेन एक और मिस्टेक। ओके, ओके, अप्रोक्सीमेटली 12वें मिली सेकेंड में हमारा ये बंद हो गया। अभी आपने देखा मैंने एक डिजाइन बनाई, उस डिजाइनिंग में मैंने 3 बार गलतियां करी, और 3 बार गलती करने के बाद में फिर मेरी डिजाइन सही हुई, और तीनों बार में हमको यही सॉफ्टवेयर के ऊपर ही हमारी गलतियां समझ में आई, उनको हमने रेक्टिफाई किया और यहीं पे रिजल्टेंट्स बार बार चेंज करके देखे। अगर इसको मैं हार्डवेयर पे करने के लिए जाता तो 3 बार मेरी पीसीबीज बन चुकी होती, 3 बार मेरे को पीसीबी का नुकसान होता और उनको बनाने वाले टाइम का नुकसान होता। तो कैसे सिंपल डिजाइन से कॉम्प्लेक्स डिजाइन पे बढ़ते हुए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ने हेल्प करी हमें, ये हमको यहीं पे स्क्रीन पे देखने को मिल गया। होपफुली ये एग्जांपल से अपने को ये क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कैसे बेटरमेंट लेकर के आ सकते हैं, कैसे चीजों को चेंज कर करके हम इसमें मॉडिफिकेशन करके अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं और कम समय में और एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब जैसे इसमें अगर टाइमिंग चेंज करके हमको देखना है कि अभी हमारा 12 मिली सेकेंड के लिए ये ऑन हो रहा है, इसको बढ़ाना है हमें, तो हम सिंपली ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके अपने टाइमिंग पैरामीटर्स को वेरिएट करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 20K कर देता हूँ 10K की जगह, तो कैलकुलेशन के हिसाब से अभी हमें 11 मिली सेकेंड में अपना ट्रिगर 11 मिली सेकेंड के लिए अपना लोड ऑन होता हुआ मिल रहा था। अब 20 अप्रोक्सीमेटली 20 मिली सेकेंड के लिए अब हमें अपना आउटपुट ऑन मिलेगा।
तो ये मैंने 20K कर दिया, ट्रांजिएंट मोड में से ऑन करा, ट्रिगर दिया, ये ट्रिगर मतलब IR मॉड्यूल से मिलने वाला ट्रिगर। यहाँ काउंट चल रहा है 5 मिलीसेकेंड, 10 मिलीसेकेंड, 15 मिलीसेकेंड्स, एंड 23 मिलीसेकेंड्स। ओके, लंबा टाइम निकल गया, अराउंड 24 मिलीसेकेंड्स के आसपास में ये बंद हुआ, क्योंकि 1.1 फैक्टर होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो थोड़ा स्लाइटली हमारा वेरिएशन आ सकता है उसमें। तो यहाँ कोई चेंज अगर हमें करना था, वो चेंज हमने सॉफ्टवेयर पे ही करके और रिजल्टेंट्स में आने वाले वेरिएशन को ऑब्जर्व कर लिया। तो ये बेनिफिट हुआ हमारे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स का, जहां हम न सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके यहीं पे करेक्ट कर सकते हैं। अब इसका अगर हम हार्डवेयर बनाएंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो 99% अगर हार्डवेयर बनाने के टाइम पे कोई मिस्टेक नहीं करी होगी, तो एज पर द डिजाइन, एज पर द स्पेसिफिकेशंस हमारे रिजल्टेंट्स हमको मिलेंगे। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कितने इंपॉर्टेंट है, ये इतने छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। फर्दर हम चाहें तो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स की मदद से इसका पीसीबी कन्वर्जन कर सकते हैं, डिजाइन को हार्डवेयर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक साइड से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ हम इलेक्ट्रिकल साइड के भी एग्जांपल इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे वो सिमुलेशन एनवायरनमेंट अगर हमारे पास हो इलेक्ट्रिकल डिजाइन्स को भी टेस्ट आउट करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन इंटरफेस में हम मोस्टली प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स यूज करते हैं। पीएलसी टेक्नोलॉजी रिनाउंड टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, और मोस्टली यूज की जाती है बड़े बड़े प्लांट्स में भी, इवन छोटे यूनिट्स में भी पीएलसी का यूज करके इलेक्ट्रिकल मोटर्स को, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज को टाइमिंग बेस्ड या कोई सेंसर बेस्ड ट्रिगरिंग कराई जाती है, एक्टिवेशंस कराया जाता है। तो पीएलसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के पहले भी जो डिजाइनिंग्स होती है, उन डिजाइनिंग्स को फाइनली पीएलसी पे इम्प्लीमेंट करके एक्चुअल मशीन्स पे जाकर के इम्प्लीमेंट करने से टाइमिंग का लॉस भी होता है, और बार बार इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट चूंकि डेवलपमेंट के लिए इतना ज्यादा हमारे लिए सुटेबल नहीं है जितना हम एक रूम में बैठ करके अपनी डिजाइनिंग पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो अगर पीएलसी बेस्ड सिनेरियोज में या इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइनिंग सिनेरियोज में भी अगर हमको सिमुलेशन के कुछ मेथड्स मिल जाएं या सिमुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हों जिनमें डिजाइनिंग के साथ में वहीं पे सिमुलेशन हो सके, तो उन जगहों पे भी हम अपना काफी सारा समय बचा सकते हैं। जैसे हमारे जब मैंने स्टार्टिंग बताया था, हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाते हैं, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बेसिकली ये होता है, आप जैसे स्लाइड पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मल्टीपल टैंक्स हैं जिनमें सीवेज को एक टैंक से दूसरे टैंक में टाइमिंग बेस्ड या सेंसर बेस्ड फ्लो कराया जाता है, और एक टैंक से दूसरे टैंक में जाने के बाद में उस टैंक पर अगर हमको कोई एक्टिविटी करवानी है, जैसे कि क्या होता है कि एक वॉटेक्स पंप है, वॉटेक्स पंप आपके सीवेज को सक करके और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहुत तेज गति से घुमाता है, ताकि जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो सेडिमेंट्स आपके ऊपर की तरफ उठ जाएं, और जो उसमें से वाटर फॉर्मेशन है वो वाटर फॉर्मेशन निकल के जाए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो इमेज दिख रही है ये वॉटेक्स पंप की है। अब इसमें जो पंप है, इस पंप को हमें चलाना होता है तकरीबन आधा घंटा के लिए, और इस पंप से निकलने वाले पानी, मतलब ये पानी निकल रहा है, इसमें सेडिमेंट लेवल की सारी फिल्टरिंग हो चुकी है। इस पानी को जिन सम्प्स में हम इकट्ठा करते हैं, उन सम्प्स में फिर हमको अगले 2 घंटे के लिए एरिएशन का एक प्रोसेस करना होता है, जिसमें हम बुलबुले छोड़ते हैं पानी के अंदर। तो ये जो मैकेनिज्म है, इसमें आगे और टैंक आएंगे और दूसरे मैकेनिज्म चलेंगे, किसी टैंक में पानी का लेवल कितना है उसके बेसिस पे चलेगा, किसी टैंक में टाइमिंग के बेसिस पे चलेगा। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमको इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन सिस्टम सेटअप करना होता है, जिनमें हम अलग अलग मोटर्स को, अलग अलग पंप्स को टाइमिंग बेस्ड या फ्लोट लेवल सेंसर बेस्ड कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए या तो हम वहां पर एक मैन पावर सेटअप कर सकते हैं, और कई बार ऐसी जगह होती है जहां पे मैन पावर का कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर हम ऑटोमेटिक सिस्टम्स लगा देते हैं जो कि टाइमर बेस्ड भी होते हैं और पीएलसी बेस्ड भी होते हैं। अब पीएलसी बेस्ड जैसा कोई सिस्टम अगर डिजाइन होगा तो उसकी लैडर नेटवर्क प्रोग्रामिंग होती है, लैडर नेटवर्क डिजाइन किया जाता है। मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ उसका भी। जैसे हमारा ये एक प्लांट का इंटरफेस है, वहां पे हमने पीएलसी सेटअप करी हुई है। विकॉन, डेल्टा, सीमेंस, ऐसे कई तरह की कंपनीज की पीएलसीज होती हैं जिनके अलग अलग ये
आईडी होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं, जहां हम लैडर नेटवर्क्स बना सकते हैं। ये लैडर नेटवर्क बेसिकली लॉजिकल इंटरफेसेस हैं जिनमें आप बेस्ड ऑन इनपुट्स आउटपुट्स डिसाइड करते हैं। यहाँ पे आपको ये जो एक्स दिख रहे हैं, ये एक्स इनपुट्स हैं, एम रजिस्टर्स हैं और वाई आउटपुट्स हैं। तो आप ये मान लें कि ये Y005, ये जो Y005 है, ये एक तरह की मोटर है। ये मोटर हमारी तब ऑन हो जब हमारा एक्स इनपुट मिले, X1 इनपुट नहीं मिले और M5 नंबर का रजिस्टर एक्टिवेटेड ना हो। अब ये X इनपुट और X1 इनपुट है क्या? बेसिकली ये X और X1 इनपुट्स किसी टैंक में डले हुए लेवल सेंसर्स हैं। लेवल सेंसर्स अगर नीचे की तरफ गिरे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि उस टैंक में इस समय पानी नहीं है। और लेवल सेंसर्स अगर ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, पानी के साथ साथ ऊपर की तरफ उठते हैं, उनमें मैग्नेटिक स्विचेस होते हैं जो उठने के ऊपर अंदर कांटेक्ट बनवाते हैं, और वो कांटेक्ट हम वायरिंग के माध्यम से अपने जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेस पैनल्स हैं, जो पीएलसीज हैं, उन तक लेकर के आते हैं। तो अगर X0 और X1 हमारे दो फ्लोट सेंसर्स हैं जो कि अलग अलग टैंक में डले हुए हैं, तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रहा है कि अगर टैंक नंबर 1 का लेवल सेंसर ऊपर उठा हुआ है और टैंक नंबर 2 का लेवल सेंसर नीचे की तरफ गया हुआ है, और अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, M5 मेरा किसी तरह का एक रजिस्टर है जो मैंने प्रोग्रामिंग में लिया हुआ है, तो ये अगर तीनों एक्टिविटीज ट्रू हो रही हैं, तब हमारा Y5 इंटरफेस चालू हो जाए। तो या तो मैं ये पूरी डिजाइन बना करके पीएलसी में इंप्लीमेंट करके फिर अपनी मोटर्स के साथ में इंटरफेस करके वहां जाकर के टेस्ट करूंगा, या अगर मेरे पास में इस सॉफ्टवेयर में कोई सिमुलेशन का मेथड है तो मैं इसको यहीं पे टेस्ट कर लूंगा। जैसे क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन का मेथड है तो मैं उसे एक्टिवेट करता हूँ। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ये ब्लू कलर की एक्टिविटी जो आपको दिख रही है, ये इनकी ऑन स्टेटस दिखा रही है, मतलब मेरा M5 नाम का रजिस्टर एक्टिवेटेड है और X1 नाम का जो मेरा फ्लोट सेंसर का इनपुट है वो एक्टिवेटेड है कि वो नहीं आ रहा है, ये क्रॉस लगा हुआ है मतलब कि नहीं आ रहा है। तो ये दो कमांड्स तो मेरी मिल गई, लेकिन ये तीसरी कमांड मुझे नहीं मिली है। इस कारण से मेरा जो Y5 आउटपुट है, यानी कि जो मेरा पंप का एक्टिव कंट्रोल होगा, वो मेरा ऑन नहीं हुआ। अगर मैं यही सिमुलेशन एनवायरनमेंट में इसको एक्टिवेट करके देखूं, ये X0 को मैंने ऑन कर दिया, सॉरी सिमुलेशन चालू नहीं हुआ मेरा। ओके, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो अब हम देख पा रहे हैं कि Y5 जो मेरा आउटपुट है, जो कॉइल आउटपुट है, ये बेसिकली कनेक्टेड होगा किसी कॉन्ट्रैक्टर यूनिट से। वो कॉन्ट्रैक्टर यूनिट इन टर्न किसी पंप को चालू करा रहा होगा, तो मेरा Y5 चालू हो गया। अब अगली स्टेप्स भी यहाँ पे दिख रही हैं कि इससे नीचे की स्टेप में मैं तब जाऊंगा जब मेरा X2 सेंसर जो कि किसी और टैंक में डला होगा या उसी टैंक में तीसरे लेवल पे डला होगा, जब तक ये पूरा नहीं आ जाता, ये इसमें ट्रिगरिंग नहीं होती, तब तक मेरा ये M501 रजिस्टर सेट नहीं होना चाहिए, और M501 रजिस्टर सेट होगा तब जाकर के मेरे आगे के स्टेप्स चलने चाहिए। तो अगर मेरे पास मल्टीपल आउटपुट्स हैं और उन मल्टीपल आउटपुट्स को मेरे को मल्टीपल इनपुट बेस्ड चालू बंद करके देखना है, तो बजाय एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करने के इस तरह के सॉफ्टवेयर पे सिमुलेशन करके डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन तो कर ही सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन साथ में सिमुलेशन भी करके मैं यहीं पे क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूँ। तो मुझे पूरा जो कंसेप्ट होगा, जो स्पेक्स मिले होंगे, उन स्पेक्स के अकॉर्डिंग मैं अपनी डिजाइन तैयार करूंगा, यहाँ पे प्रोग्राम लिखूंगा, लैडर नेटवर्क प्रोग्राम बनाऊंगा और यहीं की यहीं उसको टेस्ट एंड वेरीफाई कर लूंगा। जब ये टेस्ट एंड वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपना पीएलसी यूनिट लूंगा, उसमें ये पूरा लैडर नेटवर्क का प्रोग्राम डालूंगा और ले जाकर के जो मेरा इलेक्ट्रिकल पैनल होगा वहां पे जाकर के इंप्लीमेंट कर लूंगा। अब अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिकेशंस या सोचे हुए इनपुट्स, मेरे को अगर कोई और दूसरा कुछ इनपुट वहां एक्स्ट्रा मिला तो उसी के कारण मेरी डिजाइन में फ्लॉज आएगा। और एल्स अगर सारे स्पेक्स, सारे इनपुट्स मेरे तय हैं, पहले से मुझे मिल चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी डिजाइन बनाई है, तो सिमुलेशन में अगर वो सही चल रहा है तो 100% वो बाद में जाकर के मेरे हार्डवेयर लेवल पे भी सही चलेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर हमको इस तरह से हेल्प करते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रोडक्ट की। तो ना सिर्फ डिप्लोमा लेवल पे हम इस तरह के प्रोग्राम्स को, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट कर सकते हैं, उनपे स्टूडेंट्स को वर्कआउट करना सिखा सकते हैं, खुद भी वर्कआउट करना सीख सकते हैं, ताकि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो फास्ट भी हो, एफिशिएंट भी हो और जल्दी से काम करे। यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए चीजों के एश्योरिटी, सक्सेस होने के चांसेस सब बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे टाइमिंग की सेविंग हो रही है,
हमारे जो इनपुट स्टेबलाइज हैं उनमें अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उनको टेस्ट आउट करने की जो टाइमिंग है, उनको जो टेस्ट आउट करने की जो फाइनेंशियल क्राइटेरियाज हैं वो सारे भी फुलफिल होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम सॉफ्टवेयर बेस कर रहे हैं तो इन सब चीजों में हमारा कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है। टाइमिंग अगर हमको डिजाइन में जितनी लग रही है उतनी लग रही है, बाकी सारा तो हमारा टेस्टिंग हो ही पा रहा है। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर हमको अपने डिजाइन को सबसे कम एफर्ट्स के साथ में कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। अच्छा, ये बात तो हो गई उन डिजाइन्स की जो कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कई सारे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज आते हैं जिनको लेकर के हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग का टास्क मिलता है। जैसे हमारे पास में चूंकि कस्टमाइज प्रोडक्ट डिजाइनिंग का काम भी आता है, तो कस्टमाइज प्रोडक्ट डिजाइनिंग में हमें कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स भी डिजाइन करने होते हैं जिनके लिए हमारे पास भी रिसोर्सेज नहीं होती। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी स्लाइड आपको दिख पा रही है सर? अनूप सर? हाँ सर जी। कई बार हमारे पास में रियल वर्ल्ड में ऐसे सिनेरियोज, ऐसे एग्जांपल्स, कुछ टास्क हमको मिल जाते हैं जिनको लेकर के हमको रिसोर्सेस या उनसे रिलेटेड, जैसे अभी इलेक्ट्रिकल पैनल बनाने के लिए तो हमारे पास सारे रिसोर्सेस हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे पास में होते हैं, 3 फेज सप्लाई भी हमारे पास होती है। तो अगर हम सिमुलेशन से हट करके एक्चुअल हार्डवेयर इंप्लीमेंट करना चाहें तो भी पॉसिबल है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हमारे पास में कभी हार्डवेयर अवेलेबल होना पॉसिबल ना भी हो, या हो सकता है बहुत टिपिकल। जैसे कि एक हमारे पास में अभी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट आई थी कि हमको शूटर लोकलाइजेशन का एक हार्डवेयर बनाना था। बेसिकली आर्मी की रिक्वायरमेंट है ये। तो आर्मी में हमें एक ऐसा गैजेट बना करके देना था जिसमें कि गन के टॉप पर हमको उस गैजेट को इम्प्लीमेंट करना है, और जो सोल्जर्स हैं उन सोल्जर्स को, जो उनके एनिमीज हैं, वो कहाँ से गोली फायर कर रहे हैं वहां का एंगल और रेंज हमको मालूम पड़नी चाहिए। तो ऐसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम लोगों ने कंसेप्ट को समझ करके रिसर्च करी तो हमें ये मालूम पड़ा कि अलग अलग तरह की गन्स का एक बहुत ही टिपिकल और अलग टाइप का फीचर होता है। मतलब जो गन शॉट होता है उस गन शॉट के 2 साउंड्स निकलते हैं। एक साउंड होता है उसका शॉक वेव, जो गन के से बुलेट निकलने के टाइम पे एक शॉक वेव बनती है जो कि बहुत ही पेक्यूलियर और बहुत ही टिपिकल होती है, और एक होता है मजल ब्लास्ट। ये 2 जो साउंड वेव्स हैं ये किसी भी तरह की दूसरी साउंड वेव से थोड़ी डिफरेंट होती है, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है। ये एग्जांपल लेने का कारण ये है कि सिमुलेशन के बिना कई तरह की चीजें कैसे हर्डल बन जाएंगी किसी डिजाइन को कंप्लीट करने में, ये चीज आपको इससे समझ में आएगी। तो ये जो मैं 2 साउंड्स आपको बता रहा हूँ, शॉक वेव साउंड एंड मजल ब्लास्ट साउंड, ये केवल और केवल गन ब्लास्ट से ही निकलते हैं। किसी भी तरह की नॉइस, आप क्लैप करें, आप टैप करें, आप कोई बॉक्स पटक दें, या आप अपन बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, या कोई म्यूजिक बज रहा है, कोई बीट्स बज रही हैं, इन सब में जो भी साउंड आ रहा है ये सारे साउंड्स कभी भी गन शॉट के साउंड से मैच नहीं करेंगे। गन शॉट का साउंड बहुत ही पेक्यूलियर है, और इनसे निकलने वाली 2 साउंड वेव्स, एक शॉक वेव और एक मजल ब्लास्ट, इनकी कुछ पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये शॉक वेव का एक वेव फॉर्म है साउंड वेव ही, लेकिन ये शॉक वेव का जो वेव फॉर्म है ये बहुत ही पेक्यूलियर है। इसमें मुश्किल से विद इन 2 to 3 माइक्रोसेकेंड्स ये वेव फॉर्म क्रिएट हो जाती है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और इसमें जो एजेस होते हैं, जो साउंड वेव के जो एजेस हैं, वो बहुत ही पीक और माइन्यूट होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज जब हमने रिसर्च करने के बाद में आइडेंटिफाई करी पेपर्स से, एक वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर है जिसमें इसके बारे में डिटेल दी हुई है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज ने इसको कंसेप्ट को लेकर के कुछ रिसर्च करी हुई है, जिनमें इसका इम्प्लीमेंटेशन करके उन्होंने इस तरह के गैजेट्स बनाए हुए हैं। तो हमारे इंडियन मिलिट्री में भी इस तरह की रिक्वायरमेंट है, और अभी तक अगर ऐसे कोई गैजेट्स अवेलेबल है भी तो वो हम बाहर के मार्केट से परचेज करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे इसको बनाना है तो इसके लिए हमको इसको समझने के लिए पहले हमने कंसेप्ट और रिसर्च वर्कआउट करके ये 2 पेक्यूलियर साउंड वेव्स को समझा। अब इस साउंड वेव्स के बेसिस पे हम VLSI टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड सिस्टम टेक्नोलॉजी, इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके ये डिजाइन्स को तैयार कर सकते हैं। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये डिजाइन को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो पहले मुझे कोऑर्डिनेशन करना होगा, और जिन लोगों के पास में शूटिंग एरियाज अवेलेबल हैं, गन्स अवेलेबल हैं, वो अलग अलग तरह की, उन लोगों से कोऑर्डिनेट करके उस एनवायरनमेंट में जाना होगा, जो कि थोड़ा सा एक टिपिकल प्रोसेस है। ऑल्सो इम्पॉसिबल नहीं है, करा जा सकता है, लेकिन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। It needs lots of coordination and combination with different agencies. Instead of that, अगर मैं ये particular peculiar waveform मैं किसी तरह से as an stimuli, as an input अपने simulation softwares पे बना पाऊँ, और उस simulation software पे ये inputs को मैं अपनी बनाई हुई designs जो कि ये detect कर पा रही हूँ कि ये waveform कहाँ से कैसे आई है, एक पूरा process है।
रिसर्च पेपर्स के थ्रू अगर आपको कभी इंटरेस्ट आए इस चीज में, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर शॉकवेव और मजल ब्लास्ट हम डिटेक्ट कर पाते हैं तो इन दोनों वेवफॉर्म्स की मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि जो फायरिंग हुई है गन शॉट से वो किस एंगल से आई है, किस रेंज से आई है। तो ये वेवफॉर्म्स को डिटेक्ट करने के लिए वीएलएसआई टेक्नोलॉजी या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी जैसे मैटलैब के थ्रू भी हम ये कर सकते हैं। वेवफॉर्म्स को हम एनालाइज करें, वेवफॉर्म्स को डिटेक्ट करें और इन वेवफॉर्म्स के आने के टाइमिंग ऑफ अराइवल और डिफरेंसेस ऑफ टाइमिंग ऑफ अराइवल, अगर हम एक से ज्यादा सेंसर्स लगा दें, माइक्रोफोन्स लगा दें जिनसे एक ही जगह की शॉक वेव हमको 2-3-4 जगह से मिले, तो हम उनके डिफरेंसेस ऑफ टाइमिंग ऑफ अराइवल्स के बेसिस पे ये निकाल सकते हैं कि ये गन शॉट कहाँ से हुआ। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि ये वेवफॉर्म मुझे कैसे मिले, क्योंकि मैं गन्स तो यहाँ पे रखूंगा नहीं अपने पास में से लेकर के, या किसी एजेंसीज में कोऑर्डिनेट करने का टाइम अगर मेरे पास होगा तो ठीक है, नहीं है तो मैं इसको कैसे डेवलप करूँ। तो हम लोगों ने क्या करा कि ये वेवफॉर्म पहले मैटलैब के थ्रू हमने क्रिएट करी। मैटलैब या दूसरे जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जिसमें वेवफॉर्म क्रिएशन हो सकता है, उसके थ्रू हमने ये वेवफॉर्म क्रिएट करी। और फिर चूंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन वीएलएसआई बेस्ड हो सकता था, तो अपना वीएलएसआई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स को लेकर के इसके लिए एक कोड तैयार करा। उस कोड पे अब हमको इस वेवफॉर्म को टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पे जाने से पहले हमने सॉफ्टवेयर पे सिमुलेशन एनवायरनमेंट्स में इनका टेस्ट किया, और ऐसे सिमुलेशन एनवायरनमेंट्स हमने यहाँ पे रन करके देखे। मैं आपको उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये वीएलएसआई का Xilinx का सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग अपने कोड्स डिजाइन करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। कोड तो हमारा डिजाइन हो जाता है, हम लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिख देते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को टेस्ट एंड वेरीफाई करने के लिए हमको टेस्ट बेंचेस चाहिए होती हैं, हमको एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो मेंटर ग्राफिक्स का एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है मॉडल सिम। मैं मॉडल सिम सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। चूंकि ये डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक टास्क है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन में वेवफॉर्म्स को इनपुट करा करके अपने डिजाइन पे उस स्टिमुलाई का क्या रिजल्टेंट आ रहा है वो देखने के लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे आपको ये चीज समझ में आएगी। बेसिकली हम लोगों ने 4 माइक्रोफोन्स लगाने का सोचा था एक स्क्वायर शेप कार्डबोर्ड पे, जो कि 4 डायरेक्शंस में लगे रहेंगे, और उन 4 डायरेक्शन से जब कहीं से कोई शूटिंग होती है तो जो शॉक वेव्स आकर के उन 4 माइक्रोफोन्स पर रिसीव होंगी, उसकी जो वेवफॉर्म्स बनेंगी उन वेवफॉर्म्स के बीच के डिस्टेंस को हम एनालाइज करेंगे। तो हमने वो वेवफॉर्म्स बनाई, और वो वेवफॉर्म्स बना करके अपने इस कोड के ऊपर टेस्ट बेंच बना करके रन करी। 8000 मिली सेकेंड्स के लिए हम इसे रन करके देखते हैं, क्योंकि इतने ड्यूरेशन में वो वेवफॉर्म्स आकर के चली जाती हैं एज पर रिसर्च जो स्पेसिफिकेशंस हमको मिले हैं उसके अकॉर्डिंग। एक बार रीरन करता हूँ, सॉरी। क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़े बड़े होते हैं, टाइमिंग लगता है इन्हें लोड होने में।
पॉसिबली सॉफ्टवेयर लोडिंग के कारण ये इशू हो रहा है। फिर भी जैसे ये वेवफॉर्म्स जो मुझे मिल जाती हैं, तो वेवफॉर्म्स को एनालाइज करके यहीं पे डिजाइन में चेंज कर पाना, जहां हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी ना हो, ऐसी जगहों पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हमको अलग अलग लेवल पे, चाहे वो बेसिक लैब एक्सपेरिमेंट हो या कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो हो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशन हो, हर जगह पे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से ना सिर्फ हमारा टास्क बहुत इजी हो जाता है, टाइमिंग कम लगती है, रिसोर्सेज का बचाव होता है, जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो बच जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डिजाइनिंग लेवल, जो डिप्लोमा इंजीनियर्स की हम बात कर रहे हैं, जो डिप्लोमा ग्रेजुएट्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं कोर्स स्ट्रक्चर, या उनको जो सिखाना चाहते हैं, उनको आगे जो डिप्लॉयमेंट देना चाहते हैं अलग अलग चीजों का, उसमें सिमुलेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये पॉसिबली मेरे बताए हुए एग्जांपल से आपके जो नॉलेज बेस है उसके हिसाब से आप लोगों को और क्लैरिफाई हुआ होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीजों को सिमुलेशन लेवल पे एनहांस कराएं, ज्यादा से ज्यादा सिमुलेशन पे लेकर के जाएं, अपने प्रैक्टिकल्स को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपनी प्रोडक्ट डिजाइनिंग साइकिल को भी सिमुलेशंस पे लेकर के जाएं, ताकि वो बेनिफिट्स हर लेवल पे ऑब्जर्वेबल हो पाए, हर लेवल पे जाकर के चीजों का हमको बेनिफिट मिल पाए। with all these things, I would like to conclude the today's seminar scenario from my side. Budila sir, handing over you. थैंक यू पुनीत सर। सर हमारे बीच एसपी कोरी सर जुड़े हैं बुरहानपुर से। वेलकम कोरी सर, वेलकम वाजपेयी सर। और मैं बच्चों से कहना चाहूंगा सर, नमस्कार बच्चों सर। को, बेटा आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। बेटा कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। तो कोई क्वेश्चन नहीं किसी को? any type of Sir, queries, exit. questions regarding this are most welcome. सिमुलेशन से संबंधित, डिजाइनिंग से संबंधित कुछ भी क्वेरीज हो जो मैं शायद सॉल्व कर पाऊं। बुंदेला सर एग्जिट हो गए शायद। हाँ नहीं, मैं आ गया हूँ सर तारीख से। अच्छे। स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं बेटा। नहीं सर, किसी क्वेश्चन है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आया ना सर? नहीं। अच्छा, मैं आगे बढ़ते हुए अनामिका जैन मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ कहना चाहें तो सब। अनामिका मैडम अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। हेलो अनामिका मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है सर। नीरज सर नहीं।
सर यदि कोई क्वेरी है तो सर आगे कंटिन्यू करें सर प्लीज। अच्छा, हाँ तो कोई सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी कोरी सर आप कुछ बोलेंगे सर? दो शब्द। नो सर, सर आप आगे। तो हेलो, अब मैं हाँ, वाजपेयी बोलो। सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम सॉरी मैं बहुत लेट था और एक्चुअली आई एम ऑन मूव। बेसिकली मैंने आपको बताया था मैं नोएडा से वापस ग्वालियर की तरफ आ रहा हूँ और वहाँ से मेरे को 2 दिन बाद में वापस ग्वालियर से भोपाल आऊँगा। बट मुझे ये वेबिनार जरूर देखना था। आई नो पुनीत जी, गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर। यू आर रियली जीनियस और आपने बहुत सारे हम लोगों का एप्टीट्यूड डेवलप कर दिया है सॉफ्टवेयर के मामले में। वेरी थैंकफुल टू यू। सर मोस्ट वेलकम सर। such a short span of time you have really developed a very good aptitude of software और हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी लर्निंग रही है। पहले भी हमने जो आपके वर्कशॉप अटेंड किए हैं दे वर वेरी इंफॉर्मेटिव और मुझे पूरा विश्वास था कि ये वेबिनार भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। एंड आई एम सॉरी आई कुड नॉट ज्वाइन, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं इसको जरूर रिकॉर्डिंग देखूंगा क्योंकि दिस वाज माय एक्चुअली द टॉपिक इज ऑफ माय इंटरेस्ट। डिप्लोमा में क्या सॉफ्टवेयर का यूज करना है, आप तो जानते हैं बच्चों का, हमारे यहाँ के बच्चों का लेवल क्या है और किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। आपने जरूरी नहीं है हर कोई का लेवल वही हो जिस लेवल पे आप हैं। नया एंट्री लेवल पे उसको क्या सॉफ्टवेयर करना है, किन किन सॉफ्टवेयरों के थ्रू धीरे धीरे वो खुद ही सेल्फ लर्निंग स्टेज में आ जाए और वो खुद ही दूर दूर के लर्न करने लगे। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो बड़ी बात की। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अनूप जी एंड यू हैव टेकन अप दिस वेबिनार और इतनी अच्छी चीज आपने स्टूडेंट्स को कराई। एंड आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स को इससे जरूर लाभ हुआ होगा और हम लोग भी लाभान्वित होंगे और आगे चल के कुछ ऐसा प्रोग्राम बना सकेंगे जो विद्यार्थियों के फायदे के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पुनीत जी अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब मैं कलाकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना विचार प्रकट करना चाहें सर। सबसे पहले तो मैं जो है पुनीत सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। अनूप सर ने इतना अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया और पुनीत सर ने अपने एंड पर बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर सिमुलेशन को लेकर के और डिज़ाइन एस्पेक्ट्स को लेकर के बहुत अच्छी बातें बताई जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे लिए आने वाले भविष्य में बहुत उपयोगी रहेंगी। अब हम सिमुलेशन टूल्स पर ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं या बहुत सारे जो चीज़ें हैं बच्चों के लिए डेवलप करने का सोच सकते हैं पुनीत सर के साथ मिलकर के। तो पुनीत सर की एक्सपर्टीज़ का जो है हम लोग को फ़ायदा भी मिलेगा और मैं ऐसी आशा रखता हूँ। और आगे जो भी हमारे प्रोग्राम्स और भी होते हैं या क्लासेस जो शुरू होती हैं, जो इस दौर में हम प्रैक्टिकल्स को लेकर के परेशानियां फील कर रहे थे, तो उस लेवल पे हम कुछ कर पाएंगे। मैं दुबे सर से भी अनुरोध करूंगा कि हम इस लेवल पे या सॉफ्टवेयर सिमुलेशन टूल्स का उपयोग करते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे सकते हैं। तो इस एरिया में हम काम कर सकते हैं क्या, इस पे हम विचार जरूर करेंगे। और आपने जो सॉफ्टवेयर सिमुलेशन और डिज़ाइन एस्पेक्ट को लेकर के जो जानकारियाँ दी हैं वो सभी बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल हैं। आपकी एक्सपर्टीज़ जो है का हम भविष्य में उपयोग कर पाएंगे और आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। अब लोकेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने विचार रखना चाहें सर। अनूप सर को बहुत बहुत बधाई हो और पुनीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको हमेशा नई नई जानकारी देते हैं। एक क्वेरी भी यही पूछना चाहूंगा मैं पुनीत सर से। सर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जी का मिलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हो रहा है, हुआ है, कोई एग्जांपल है क्या इसका? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितनी मेरा जो नो हाउ बना है उसमें फजी लॉजिक बेस्ड और मैटलैब और जो मैटलैब के तरह के जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे कई सारे टूल बॉक्सेस अवेलेबल कराए गए हैं। हालांकि हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन सॉर्ट ऑफ में सिमुलेशन एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी चीजें डेवलपमेंट में है। ठीक है ना, चाहिए प्रोसेस। मतलब जो हॉलीवुड फिल्मों में हम देखते हैं तो मशीन को बना रहा है और सीना खड़ा कर रहा है, सर वो होने पॉसिबल वाला है है और क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100% सर, वो आज नहीं कल नहीं कभी ना कभी तो होने ही वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरी कोशिश भी यही थी वेबिनार में कि मैं बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर के जो मेरे एंड का जो अभी तक का सबसे टिपिकल लेवल है उसमें सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का कैसा रोल बन रहा है, कैसे वो यूटिलाइज हो पा रहा है, वो मैं इम्पार्ट कर पाऊँ। और होपफुली सेमिनार के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने थरोली इसको ग्रास्प किया देखा है उनको ये चीज का फीलिंग आया होगा। फिर भी आप लोगों के इनपुट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि मैं अपने अगले किसी भी तरह के इस तरह के प्रोग्राम में कुछ करेक्शंस कर सकूं। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई किसी तरह का कोई मेरे लिए अगर इनपुट हो, फीडबैक हो तो प्लीज प्रोवाइड करिएगा। एक और छोटा सा 1 मिनट का अगर बता सके कि इंडिया में फैब्रिकेशन लैब क्यों नहीं है? सर कोरी सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। सॉरी सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको। सर मैं उस समय जिस समय मेरे से बात हो रही थी मेरा सीना थोड़ा वीक हो रहा था, अपनी बात कर नहीं पा रहा था, मैं कहीं थोड़ा सा बिजी था। बस केवल मैं ये कहना चाहूँगा सर कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में GWP भोपाल और उनके इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की पूरी टीम इंक्लूडिंग HOD दुबे सर, सादरानी सर, बुंदेला सर, कलाकार सर और वाजपेयी सर, पूरी टीम जो है इस टाइम पर काफी अच्छे से वेबिनार ऑनलाइन कराए हैं बच्चों में जागरूकता के लिए। और कुछ दूसरे कॉलेज के फैकल्टी भी काफी मोटिवेट हुए हैं इससे, और आगामी सत्र में कैसे क्या करना है काफी माइलस्टोन सेट किया सर। उसके लिए मैं केवल बधाई देना चाहता हूँ और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है सर हम लोग इस माध्यम से। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर लोकेश सर, आपका जो क्वेरी था रिगार्डिंग फैब्रिकेशन लैब, तो फैब्रिकेशन लैब का सेटअप यूएस या जो दूसरी कंपनीज जहाँ पे फैब्रिकेशन लैब है वहाँ पे अराउंड 1960s से ये चीज़ों का डेवलपमेंट चालू हो गया था। तो कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि इस पर्टिकुलर VLSI टेक्नोलॉजी जो फैब्रिकेशन लैब से इम्प्लीमेंट करने के लिए यूटिलाइज होती हैं, वो हम तक पहुँचते पहुँचते किसी किसी की प्रोप्राइटरी हो गई है और उनकी परचेसिंग इस समय पे इतनी ज्यादा कॉस्टली है, उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना ज्यादा हैवियर कॉस्टली पड़ेगा कि ना सिर्फ उसमें रिसोर्स पर्सन का इम्प्लीमेंटेशन, वो रिसोर्स मशीनरीज का इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजों को प्लानिंग और फर्दर उसको लेकर के आ पाना एक बहुत बड़ा टास्क है। और पिछले 10 सालों से शायद हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में काम भी कर रही है। कई बार कई जगह के प्लान्स फैब्रिकेशन लैब के होते होते रह जा रहे हैं, कुछ चेंजेस हो जा रहे हैं, कभी गवर्नमेंट चेंज हो जा रही है, पॉलिसी चेंज हो जा रही है। तो नियर बाय फ्यूचर में हमारे यहाँ फैब्रिकेशन लैब आने की है। अब वो नियर बाय फ्यूचर होपफुली 1-2 साल के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना बहुत सारा डिले तो चल ही रहा है। मतलब सिंगल टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो फाइनेंशियली एस्पेक्ट्स की रोल रख रहे हैं इस चीज की अड़चन में, और दूसरा लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस भी दूसरा एक अड़चन है जो इसमें इस काम को रोक रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं तारिक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ कहना चाहें। तारिक सर। जी सर बुंदेला सर, मैं आपको और पुनीत सर दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा इतना अच्छा वेबिनार ऑर्गेनाइज करने की। और पुनीत सर को सुनना ही मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहता है सर बहुत बहुत धन्यवाद सर की एक्सपर्टीज जो फील्ड में है उससे मुझे तो बहुत गेन होता है। और मैं होप करूंगा कि बच्चे आगे जाके यही सब करें और वो सर से सीखें। और ऐसे मतलब क्योंकि अब हमें इसमें भी इंडिपेंडेंट बनना है। बिल्कुल 100% मौका है, ये समय है कि यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में काम स्टार्ट करें।
तो यही आज से ही है जो भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है सर। बंदेला सर। थैंक यू तारिक सर। जी सर। मैं आकांक्षा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ कहना चाहें। आकांक्षा मैम। सर मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और पुनीत सर को बहुत बहुत थैंक यू इतना इन्फॉर्मेटिव वेबिनार के लिए। बाकी तो सभी लोगों ने बहुत कुछ कह ही दिया है, तो मेरा भी बस वही कहना है, काफी इन्फॉर्मेटिव था। सो थैंक यू पुनीत सर, है ना। थैंक यू मैम। अब मैं दुबे सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आभार प्रकट करें। धन्यवाद बंदेला साहब। यहाँ पे मौजूद हमारे बीच कोरी साहब, अनामिका जैन मैडम, नीरज सर जो हमारे स्पीकर थे, और स्टूडेंट्स, और पुनीत सर, जो अब हम पुनीत सर को अपना बाहर का मानते ही नहीं, इसलिए हमने उनका सबसे लास्ट में नाम लिया है। सर तो लोग स्पीकर को पहला मानते हैं। दुबे सर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये मैं बात बोलने वाला था कि मुझे अब पुनीत जी ऐसे लगते ही नहीं कि बाहर के अपने GWBC के मेंबर होते हैं। तो इसलिए मैं सर मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है सर। थैंक यू। इसलिए मैं पुनीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा वेबिनार हमें यहाँ पे कंडक्ट किया और बहुत इंफॉर्मेशन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ में पता चली। खास करके जो बुलेट वाला जो कंसेप्ट है ये वाकई हमारे लिए भी नया था। सर कोरी साहब का धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया था बुरहानपुर से। सतीश वाजपेयी सर रास्ते में थे, धन्यवाद उनका भी कि वो चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि सभी हमारे टीम में एक अच्छी बात यही है कि सब लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। तो ये चीज देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इसके कारण कोरी सर आज हम इतने वेबिनार कंडक्ट करा पाए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मोटिवेट किया इस चीज के लिए। और बहुत आधा का मेहनत है सर। नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने हमको वाकई मोटिवेट किया सर। और सभी स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल के इस वेबिनार को सुना। तो मैं सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ और अनुसार को रिक्वेस्ट करता हूँ सर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है तारिक सर, मीटिंग एंड कर दें। जी सर। पुनीत सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। लोकेश सर और तारिक सर, आप दोनों का धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आप ही हमारे सब कुछ करता रहता हो ऑनलाइन पे। थैंक यू सर तारिक सर। नहीं लोकेश सर तारिक सर को स्पेशल थैंक्स सर। सर बिल्कुल चाय पियेंगे अपन जब मिलेंगे। चलिए ठीक है सर। ठीक तारिक सर, है ना। ओके सर बाय।